तो गाइज मैं आपके लिए एक नया और मज़ेदार नॉवल लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस नॉवल को एडिट और अनुवाद मैंने किया है, धन्यवाद। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज है या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 21 आरव मेहरा के बाहर आने के बाद उसने केवल एक काम किया, वह था पुराने बटलर को मिश्रित औषधियों की कुछ दर्जन बोतलें देना, फिर कीमिया प्रयोगशाला में लौटना। जहां तक गिल्डेड रोज के संचालन की बात है, आरव मेहरा को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुराना बटलर इसकी देखरेख कर रहा था। उस व्यक्ति ने कई दर्जन वर्षों तक लोकेश मेहरा का अनुसरण किया था और वह व्यवसाय के मामले में बहुत प्रतिभाशाली था। धन की कमी के बावजूद वह इतने कम समय में गिल्डेड रोज को व्यवस्थित करने में कामयाब रहा। इससे पता चला कि चिंता की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा वहां कुछ औषधियां भी थीं। वास्तव में वे साधारण कीमिया औषधियां नहीं थीं। जब आरव मेहरा ने ड्रैगन ब्लड इंक का विश्लेषण किया तो उसने नुस्खा लिख लिया। बाद में उसने पाया कि भले ही उसके पास मन बपतिस्मा को तैयार करने के लिए अपर्याप्त सामग्री थी, लेकिन कुछ औषधियों को मिश्रित करने में कोई समस्या नहीं होगी जिनमें उस औषधि के कुछ वांछित प्रभाव थे। हालांकि ये समान औषधियां किसी व्यक्ति के संविधान को बेहतर बनाने का प्रभाव नहीं डालती, जैसा कि मन बपतिस्मा औषधि ने किया था, फिर भी यह जादू के प्रशिक्षुओं की मदद करने के लिए फायदेमंद होगी जो अपना पहला मन इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, जिस ग्राहक आधार पर यह औषधि लक्षित थी वह केवल प्रशिक्षु थे। यहाँ तक कि एक घटिया प्रशिक्षु भी इस औषधि का उपयोग करने के बाद आसानी से 9वीं रैंक का जादू प्रशिक्षु बन सकता है। आरव मेहरा को लगा कि इस तरह की औषधि उन बड़ी संख्या में जादू प्रशिक्षुओं को बहुत पसंद आएगी जो अभी भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम गिल्डेड रोज के दैनिक खर्चों के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मन में कोई चिंता न रखते हुए आरव मेहरा कीमिया प्रयोगशाला में लौट आया और 3 महीने तक बाहर नहीं आया। आरव मेहरा ने अपना सारा समय जादू के अध्ययन में बिताया। इस युग के जादूगरों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो सकता है कि एक युवा 20 वर्षीय व्यक्ति जो अभी अभी जादूगर बना था और 5वीं रैंक के जादूगर के स्तर पर था, वह खुद के प्रति इतनी मांग क्यों कर सकता है। आखिरकार 5वीं रैंक का जादूगर बनना पहले से ही एक अद्भुत उपलब्धि थी। जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, वह निश्चित रूप से 30 वर्ष की आयु से पहले एक महान जादूगर बनने में सक्षम होगा। उसके बाद उसके पास अभी भी उच्च जादूगर क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने का समय होगा। और अगर वह एक उच्च जादूगर बन जाता है तो वह सेज टॉवर के उन 3 बड़े शॉट्स के समान स्तर पर होगा जो थाउजेंड सल सिटी को देखने वाले शीर्ष पर कुछ में से एक है। वह ऐसी उपलब्धि से कैसे संतुष्ट नहीं हो सकता था, लेकिन आरव मेहरा अलग था। उसने भविष्य में उस मैना समाप्त युग का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। उसने जादूगरों को शेल्टर टॉवर के कवर को छोड़ते हुए देखा था, बस शून्य से थोड़ा और मैना इकट्ठा करने का मौका पाने के लिए। उनमें से ज्यादातर लोग जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। आरव मेहरा को लगा कि यह स्वर्ग है। हर जगह मन, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, ये सबसे सुंदर सपने जैसा लगा। अपने पुनर्जन्म के कुछ दिनों बाद आरव मेहरा ने बिस्तर पर जाने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह जाग न जाए और उसे पता न चले कि सपना अचानक गायब हो गया है। आरव मेहरा को जो महसूस हुआ जब उसे आखिरकार यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक क्षणभंगुर सपना नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे इस युग के जादूगर समझ नहीं पाए, ठीक वैसे ही जैसे वे समझ नहीं पाए कि आरव मेहरा खुद पर इतना कठोर क्यों हो रहा था। आरव मेहरा के लिए मन को अवशोषित करने में सक्षम होने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से जादू का अध्ययन करने में सक्षम होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी थी। यह मान करने वाला रवैया जिसे आम लोग नहीं समझ सकते थे, साथ ही अपने युग से कहीं ज्यादा ज्ञान ने आरव मेहरा को कुछ ही महीनों में एक ऐसे रास्ते पर चलने की अनुमति दी जिस पर ज्यादातर जादूगरों को 10 साल लगते। 3 महीने बाद आरव मेहरा चुपके से 9वीं रैंक पर पहुंच गया। यह महान जादूगर के दायरे से बस एक कदम दूर था। आरव मेहरा के लिए केवल महान जादूगर बनकर ही वह इस शरीर में अपनी शक्ति पर महारत हासिल कर सकता था। जादूगर और महान जादूगर के बीच केवल एक शब्द का अंतर था, लेकिन वे दो पूरी तरह से अलग चीजें थीं। एक बार जब कोई जादूगर अपने मन भंवर को कुचल देता है तो वह एक महान जादूगर के रूप में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है और एक पूरी तरह से नई दुनिया में कदम रखता है। यहाँ तक कि ध्यान के दौरान इकट्ठा और निष्कासित किए गए मन की मात्रा भी एक आम जादूगर द्वारा संसाधित की जाने वाली मात्रा से कई दर्जन गुना अधिक होगी। सफलता के बाद सभी प्रकार के मेटामैजिक्स के प्रकट होने का उल्लेख नहीं है। ये कहना कि एक महान जादूगर बिना पसीना बहाए एक लड़ाई में 10 सामान्य जादूगरों को आसानी से मार सकता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन आरव मेहरा वह कदम नहीं उठा सका। राजीव मेहरा के शरीर की खामी बहुत गंभीर थी। अगर वह महान जादूगर बनने के लिए आखिरी कदम आगे बढ़ाना चाहता था तो उसके पास केवल एक ही यथार्थवादी उपाय था, जो था मन बपतिस्मा। उसके पास वास्तव में ड्रैगन ब्लड था, लेकिन वह अभी भी अन्य सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने से बहुत दूर था। रेमंड को अभी अपनी यात्रा से लौटना बाकी था, इसलिए उस तरफ कोई समाधान नहीं हो सकता था। लगता है मुझे उन्हें सेज टॉवर से प्राप्त करने के तरीके खोजने होंगे। आरव मेहरा ने आह भरी और ड्रैगन ब्लड को बर्फ में संरक्षित करके रख दिया।
उन्हें खोजने के लिए ये सबसे प्रशंसनीय जगह थी। अगर पूरे 1000 सल्स सिटी में कोई ऐसी जगह थी जहां आरव मेहरा के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र की जा सकती थी, तो वह निश्चित रूप से सेज टॉवर होगा। 3 उच्च जादूगर, 1 दर्जन महान जादूगर, सैकड़ों जादूगर, साथ ही अनगिनत जादू के प्रशिक्षु। हर दिन ढेर सारी जादुई सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता था। केवल ऐसी जगह ही आरव मेहरा की जरूरतों को पूरा कर सकती थी। मुझे लाइब्रेरी गए हुए भी बहुत समय हो गया है, आरव मेहरा ने सोचा। उसने थोड़ा सा सफाई की, लाइब्रेरी को एक बार फिर से देखने की योजना बनाई और सोलोन से ये भी पूछा कि क्या वह रास्ते में सेज टॉवर से कुछ सामान खरीद सकता है। बॉस, बॉस। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसे रेमी ने अभिवादन किया, जो भागते हुए हौंफ रहा था। क्या, बॉस पावे ने मुझे तुम्हें खोजने और तुरंत वापस आने के लिए कहा है। उसने कहा कि फारियो तुम्हारे घर को घेरने के लिए लोगों को लेकर आया है। आरव मेहरा ईमानदारी से ये सुनकर काफी हैरान था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? मैंने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे घर को घेरने के लिए लोगों को लेकर आए हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुम पर एक मजबूत छाप छोड़ने की जरूरत है। उस मामले में, रैमी, मेरे लिए सेज टॉवर जाओ। सोलन नाम के किसी जादूगर की तलाश करो और फिर उसे ये दे दो। आरव मेहरा ने अपने बैग से कागज की एक पर्ची निकाली और उस पर उन सामग्रियों की सूची थी जो उसे अभी भी मन बपतिस्मा बनाने के लिए चाहिए थी। उससे पूछो कि क्या वह उन सामग्रियों को ढूंढकर मेरी मदद कर सकता है। हाँ बॉस। रैमी को विदा करने के बाद आरव मेहरा घर की ओर चल पड़ा। घर के बाहर ही उसने देखा कि बहुत से लोग उस जगह को घेरे हुए हैं, जिनमें सबसे आगे वह घटिया चाचा फारियो था। शायद यह इस तथ्य के कारण था कि वह बहुत से लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन वह अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। वह अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखे हुए था और बाहर खड़ा था, अपनी चौंकाने वाली ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। चोर जरूर उस घर में होगा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। इतना दुस्साहसी, उसने वाइपर नेस्ट से चीजें चुराने की हिम्मत की। सभी अंदर जाने के बाद ध्यान से तलाशी लें। उस शापित चोर को ढूंढना सुनिश्चित करें। वह घटिया चाचा लालची होता जा रहा था। गाड़ी से उतरते समय आरव मेहरा ने बुदबुदाते हुए कहा, भागे हुए चोर को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। मानो ये काम करेगा। अगर सच में ऐसा होता तो हर कोई चोरों की तलाश में सेज टॉवर या मोंची के मनों में चला जाता। लेस देन कोई चोर नहीं, तुम कहते हो? बिल्कुल नहीं, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। तुम जरूर कोई साथी हो। ग्रेटर दैन। गाड़ी से उतरने के बाद आरव मेहरा को ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसने दूर से फारियो और उसके लोगों को देखा। लगभग 30 से 40 लोग काफी मजबूत थे, खास तौर पर वह मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो ग्रे गाउन पहने हुए था। ऐसा लग रहा था कि वहां वास्तव में कोई 9वीं रैंक का जादूगर था। ये काफी ज्यादा था। 9वीं रैंक का कोई व्यक्ति पहले से ही ज्यादातर जादूगरों के बीच एक प्रथम श्रेणी का अस्तित्व होगा। बस एक और कदम और वह महान जादूगर के दायरे में पहुंच सकता था। उस स्तर के किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए कुछ हजार सोना पर्याप्त नहीं होगा। फारियो इतना साहसी काम कैसे कर सकता है? आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। ये बहुत असामान्य था। फारियो इतनी दूर क्यों जा रहा था? शुरू में वह 8000 सोने के कर्ज के साथ आया था। आरव मेहरा ने सोचा था कि यह सस्ता चाचा केवल लोकेश मेहरा के वादे का फायदा उठाकर घर पर अपना दावा करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार अपने कार्यों के लिए जिमी के दाहिने हाथ को अक्षम करने के बाद उसने उस सस्ते चाचा के लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाया और स्पेक्ट्रम पोशन की बिक्री के बाद उसका कर्ज भी चुका दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं था। उस समय उसने बेशर्मी से पैसे मांगे थे, लेकिन उसके पास वास्तव में अनुबंध था जिसकी शर्तें काले और सफेद रंग में लिखी हुई थीं। लेकिन अब चोर के बहाने से घर में घुसने की कोशिश करना बहुत ज्यादा लालची, ये पूरी तरह से अनुचित था। ये तो छोड़ ही दीजिए कि उसने 9वीं रैंक के जादूगर को आमंत्रित किया था। आरव मेहरा का मानना था कि अगर कोई खास वजह न होती तो फारियो कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को काम पर रखने के लिए इतने पैसे देने को तैयार नहीं होता। क्या घर में कुछ गड़बड़ है? आरव मेहरा जितना ज्यादा सोचता उतना ही उसे लगता कि यह संभव है। नहीं तो जब फारियो पहली बार आया था तो उसने कर्ज चुकाने के लिए घर लेने की बात क्यों उठाई? और अब वह घर की तलाशी भी लेना चाहता था। अगर घर की बात नहीं होती तो फारियो बार बार घर के लिए क्यों आता? चलो सब लोग चोर की तलाश में मेरे पीछे पीछे चलो। इससे पहले कि आरव मेहरा इस बारे में कुछ और सोच पाता कि घर में क्या समस्या है, फारियो ने जोर से चिल्लाया और सभी को जबरन अंदर ले गया। ये थोड़ा ज्यादा है। आरव मेहरा उन्हें आगे कैसे जाने दे सकता था? यह कोई शराबखाना नहीं था जहां हर कोई घुस सकता था। वाइपर नेस्ट का सामान चुराने की हिम्मत करना वाकई एक साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति। तुम्हें लगा कि अगर तुम यहाँ छिपोगे तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे 9वीं रैंक का जादूगर था, लेकिन फारियो आज खास तौर पर उत्साहित लग रहा था। इतने शक्तिशाली जादूगर के साथ फारियो ने विस्मयकारी तरीके से नेतृत्व किया। ये 9वीं रैंक का जादूगर था। पूरे 1000 सल्स सिटी में ऐसे बहुत से जादूगर नहीं मिल सकते। ऐसे समर्थन के साथ उसे किस बात का डर हो सकता है? क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो राजीव? जिमी के दाहिने हाथ को तुरंत निष्क्रिय कर दिया और मेरे साथ मक्खी की तरह व्यवहार किया। अब मेरे साथ 9वीं रैंक का जादूगर है।
अगर मैं चोर को पकड़ने के लिए आपके घर में जबरन घुस जाऊं तो आप क्या कर सकते हैं? अजीब बात है, मिट्टी इतनी नरम क्यों है? क्या हो रहा है? क्या ये प्रवेश द्वार नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दलदल से होकर गुजर रहा हूं? फारियो ने जमीन की ओर देखा। अध्याय 22 मेटा मैजिक। फिर उत्तेजना एक खून जमा देने वाली चीख में बदल गई। भाड़ में जाओ, ये वास्तव में एक दलदल है। फारियो दलदल के अंदर फंस गया था। उसका मोटा शरीर बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, लेकिन जितना अधिक वह हाथ पैर मारता उतनी ही तेजी से वह नीचे धंसता। कुछ ही समय में वह उस काली मिट्टी में छाती तक डूब गया। सावधान, यह एक सड़ा हुआ दलदल है। समूह के बीच में 9वीं रैंक के जादूगर ने जल्दी से एक जादू करते हुए वाइपनेस्ट समूह को चेतावनी दी। सड़ा हुआ दलदल केवल एक तीसरी रैंक का मंत्र था, इसलिए यह 9वीं रैंक के जादूगर की आंखों में नहीं जा सकता था। एक मिट्टी का पेट्रिफिकेशन इसे आसानी से हल कर सकता था। वास्तव में उस 9वीं रैंक के जादूगर ने ऐसा ही किया। उसने जल्दी से अपना मंत्र पढ़ा और उस मिट्टी के पेट्रिफिकेशन मंत्र ने तुरंत आकार ले लिया। जब तक वह सड़े हुए दलदल के फैलाव को नियंत्रित करता, वे आसानी से फारियो को इससे बचने में मदद करने के लिए अपना समय ले सकते थे। लेकिन जब 9वीं रैंक का जादूगर जादू करने वाला था तो उस क्षेत्र में एक जानलेवा ठंड छा गई, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, दलदल पहले ही जम चुका था। यह 9वीं रैंक के जादूगर ने मिट्टी के पेट्रिफिकेशन मंत्र को दबा दिया। अब ये कोई मुद्दा नहीं था कि उसे इसे डालना चाहिए या नहीं। इस पल उसे एक छोटा सा झटका लगा, और इस दर्द को सहना वाकई मुश्किल था। दलदल पहले से ही जम चुका था, इसलिए उसका मंत्र अब बिल्कुल निरर्थक था। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या उसे असहाय होकर फारियो को बर्फ के टुकड़े में बदलते देखना था? ये वह व्यक्ति था जिसे प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से उसे बचाने के लिए कहा था। सौभाग्य से 9वीं रैंक के जादूगर को लंबे समय तक सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि आरव मेहरा पहले ही आ चुका था। आज आप इतने फ्री कैसे हैं, अंकल? आरव मेहरा एक छोटे से रास्ते पर चलता रहा, 9वीं रैंक के जादूगर के करीब नहीं गया, जो अभी भी अवाक था। वह जमे हुए दलदल के किनारे रुक गया और नीचे बैठ गया और फारियो को देखकर मुस्कुराया। मुझे फिर से छोड़ दो। फारियो पहले कभी ऐसी अजीब स्थिति में नहीं था। उसका आधे से ज्यादा शरीर दलदल में जम गया था। कड़ाके की ठंड में उसके दांत लगातार बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत चाकू उसके शरीर को काट रहे हों। वह बच नहीं सकता था, लेकिन डूब भी नहीं रहा था। दलदल पूरी तरह जम जाने के बाद ये स्टील की तरह सख्त हो गया था। फारियो की तो बात ही छोड़िए, 10वीं रैंक का योद्धा भी आजाद होने में असमर्थ होगा। जरूर, मैं तुम्हें बिना किसी परेशानी के बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन अंकल, कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम आज मेरे घर इतने सारे लोगों को लेकर आए, किस लिए? चोर को पकड़ना। ओह, फारियो ने अभी बात करना शुरू ही किया था कि अचानक उसे अपने पैरों के नीचे खालीपन महसूस हुआ। वह थोड़ा और नीचे गिर गया। पूरी तरह से भयभीत महसूस करते हुए फारियो ने अपनी बाहें बेतहाशा लहराते हुए चिल्लाया, जल्दी से मुझे पकड़ो, मुझे ऊपर खींचो। चाचा फारियो, तुम निश्चित रूप से बेईमान हो। जब फारियो का आधा चेहरा दलदल से ऊपर रह गया, तभी आरव मेहरा ने लापरवाही से फारियो का कॉलर पकड़ लिया। क्या तुम इतने उदार व्यक्ति हो कि तुम एक चोर के लिए इतनी बड़ी सेना जुटाओगे? मुझे पहले बाहर निकालो। फारियो ने दबी हुई आवाज में आग्रह किया। इस बार कुछ और नहीं कहा। इस प्रकार आरव मेहरा ने कुछ और नहीं कहा और बस अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे ही आरव मेहरा ने हाथ छोड़ा, फारियो ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। दो मोटे हाथ अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर लहरा रहे थे, बचने की आखिरी उम्मीद को थामने की कोशिश कर रहे थे। संघर्ष करने के बाद वह मुश्किल से आरव मेहरा के गाउन के कोने को पकड़ने में कामयाब रहा। फारियो ने ऐसे डटा रहा मानो उसकी जान उस पर निर्भर हो। राजीव, मैं तुम्हारा चाचा हूं, मुझे यहां से निकालो। बस फारियो, चुप हो जाओ। 9वीं रैंक का जादूगर, जो पूरी तरह से हतप्रभ होकर नाटक देख रहा था, आखिरकार अपनी स्तब्धता से बाहर आया। उसने अपने हाथ में डंडा उठाया और अचानक एक बेल जमी हुई दलदल के पास दिखाई दी। 9वीं रैंक के जादूगर से मिले मानस के उछाल से प्रभावित होकर ये बेल कुछ मीटर लंबी और एक हाथ जितनी मोटी हो गई। इसके तुरंत बाद बेल संघर्ष कर रहे फारियो के ऊपर से बह गई और उसे जमी हुई दलदल से बाहर खींचकर जमीन पर गिरा दिया गया। मैंने अभी तक पूछताछ पूरी नहीं की है, आरव मेहरा ने बड़बड़ाते हुए अपने गाउन से धूल झाड़ते हुए कहा, लेकिन उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि फारियो ज्यादा से ज्यादा एक कामचोर लड़का था। चाहे वह उससे इस बारे में कितनी भी पूछताछ करे, वह ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा। इसके अलावा अभी भी 9वीं रैंक का जादूगर था। उस जादूगर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे चुपचाप पूछताछ के लिए निशाना बनाया गया है। वह भौहें सिकोड़ रहा था, उस युवा जादूगर को देख रहा था जो उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। ये युवा जादूगर घर का मालिक राजीव मेहरा ही था। वह लगभग 20 साल का लग रहा था और उसने बिल्कुल नया काला गाउन पहना हुआ था, इसलिए उसे लंबे समय तक जादूगर नहीं रहना चाहिए था। और उसने जो 2 मंत्र डाले थे, उससे लगता है कि वह शायद 3वीं और 6वीं रैंक के बीच कहीं था। 20 साल के युवा के लिए ये ताकत काफी अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छी थी। जादूगरों के शिखर पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में वह आसानी से ऐसे युवा जादूगर को कुचल सकता था।
इस प्रकार 9वीं रैंक के जादूगर ने दूसरे पक्ष के साथ शब्दों का प्रयोग करने की जहमत नहीं उठाए और सीधे उससे कहा, राजीव मेहरा, डीड सौंप दो और मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें और घर में रहने वाले लोगों को जाने दूंगा। मुझे इस बारे में सोचने दो। आरव मेहरा ने आश्चर्यजनक रूप से सीधे मना नहीं किया, बल्कि एक जटिल भाव दिखाया। आपको इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। मैं शायद ही कभी लोगों को ऐसा मौका देता हूं। मैं आपको चुनने के लिए 10 सेकंड देता हूं कि आप डीड के साथ मर जाएंगे या अपनी जान बचाने के लिए इसे सौंप देंगे। मेरा मतलब है, मैं इस बारे में सोच रहा था कि मुझे आप सभी को छोड़ देना चाहिए या नहीं। आरव मेहरा के शब्दों के बाद पूरा इलाका शांत हो गया। 9वीं रैंक के जादूगर का चेहरा सदमे से भर गया। उसने जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड के लिए फिर से अवाक रहने के बाद उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने गलत नहीं सुना था। उस युवा जादूगर ने सच में कहा था कि वह विचार कर रहा था कि क्या उसे उन्हें छोड़ देना चाहिए। तुम मौत को दावत दे रहे हो। 9वीं रैंक के जादूगर ने गहरी सांस ली और मुश्किल से अपने गुस्से को नियंत्रित किया। जब वह बोला तो उसकी आवाज ठंडी और भयावह थी। ठंडी और भयावह आवाज, राग जैसी अभिव्यक्ति। यहां तक कि फारियो, जो अभी भी बगल में कांप रहा था, देख सकता था कि यह 9वीं रैंक का जादूगर वास्तव में क्रोधित था। यह एक स्पष्ट उकसावे की बात थी। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि वह जादूगरों के बीच एक शीर्ष अस्तित्व था, भले ही वह कम शक्तिशाली होता, वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाता। उसे मार डालो। क्रोधित 9वीं रैंक के जादूगर ने अपने हाथ हिलाए और कुछ दर्जन अधीनस्थ, जो आरव मेहरा को ऐसे देख रहे थे जैसे वह उनका शिकार हो, एक साथ उसकी ओर बढ़े। वे वाइपर नेस्ट के कुलीन लोग थे, जिनमें सबसे कमजोर व्यक्ति के पास तीसरी रैंक की ताकत थी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहले से ही 7वीं रैंक पर था। उनमें से कुछ दर्जन के साथ वह बल अधिकांश औसत भाड़े के समूहों से बिल्कुल भी कम नहीं था। पूरे 1000 सल्फ सिटी में कुछ शीर्ष शक्तियों के अलावा इस तरह के बल को भेजने में सक्षम होने के लिए केवल अंडरवर्ल्ड का वाइपर नेस्ट ही ऐसा कर सकता था। वाइपर नेस्ट के कुलीन लोगों का वह समूह 3 अलग अलग तरह के वर्गों से बना था, तीरंदाज, योद्धा और चोर। जब 9वीं रैंक के जादूगर ने अपना आदेश दिया तो योद्धाओं और चोरों ने अपने हथियार निकाले और आगे बढ़ गए। तीरंदाजों ने एक पल में अपने तीरों को निशाना बनाते हुए अनुकूल इलाके में स्थिति बना ली, लक्ष्य की छाती को वाइपर की तरह छेदने से पहले लड़ाई शुरू होने का इंतजार किया। जैसे ही वे बाहर निकले, उनमें से कुछ ने मन ही मन कोसना भी शुरू कर दिया। सिर्फ 20 साल के जादूगर के लिए क्या उन्हें वाकई वाइपर नेस्ट के कुलीनों का इस्तेमाल करने की जरूरत थी? लेकिन जल्द ही उन्होंने इस तरह से सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आरव मेहरा ने अपना पहला मंत्र पहले ही पूरा कर लिया था। एक और सड़ा हुआ दलदल फिर से बन गया। आरव मेहरा से 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं, बड़ी तलवारें थामे एक दर्जन से ज्यादा योद्धा उस पर झपट रहे थे, इससे पहले कि उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक नरम पड़ गई। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा है, उन्हें कीचड़ में खींच रहा है। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि आरव मेहरा इतनी जल्दी मंत्र का जाप कर पाएगा। सड़ा हुआ दलदल एक तीसरी रैंक का मंत्र था। एक साधारण जादूगर को इसे डालने में कम से कम 20 सेकंड लगते, यहां तक कि एक 9वीं रैंक के जादूगर को भी लगभग 10 सेकंड लगते। लेकिन वह सड़ा हुआ दलदल 5 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह से बन गया था। ये किस तरह की अवधारणा थी? ये लगभग एक त्वरित मंत्र था। यह एक अकल्पनीय रूप से तेज रोटन स्वयं था। इसने वाइपर नेस्ट से समूह की लय को तुरंत तोड़ दिया। वाइपर नेस्ट के कुछ दर्जन लड़ाकों में से कुछ चोर अभी तक उसे घेरने के लिए नहीं आए थे और तीरंदाजों ने अचानक घबराहट में अपने तीर छोड़ दिए थे, जिससे उनकी सटीकता में कमी आई। एक दर्जन से अधिक तीर निकले, लेकिन कुछ करीब भी नहीं थे और बाकी आरव मेहरा को बहुत कम छूते हुए लगे, यहां तक कि उनके कपड़ों को भी नहीं छू पाए। सबसे भयावह हिस्सा यह था कि आरव मेहरा ने पहले से ही एक और मंत्र तैयार कर रखा था। ये दूसरा मंत्र पहले वाले से भी तेज था। ये पूरी तरह से तात्कालिक था, बिना किसी मंत्र या इशारे के, केवल एक तेज हिमस्खलन मंत्र। केवल एक सीटी की आवाज हवा में गूंजी, क्योंकि बड़ा हिमस्खलन बेरहमी से आगे की ओर उड़ रहा था, जो तुरंत एक तीरंदाज के कंधे को छेद रहा था। इससे हिमखंड की गति धीमी नहीं हुई, बल्कि वह आगे बढ़ता रहा और बदकिस्मत आर्चर के साथ एक पेड़ से जा टकराया। उसका लाभप्रद इलाका उसके लिए सबसे घिनौना स्थान बन गया। हिमखंड एक हाथ के आकार का था और यह सीधे उसके कंधे में घुस गया था, जिससे वह पेड़ से चिपक गया था। इस तरह का दर्द सहना मुश्किल था, यहां तक कि वाइपर नेस्ट के एक कुलीन व्यक्ति के लिए भी। एक शोकपूर्ण चीख गूंजी और इसे सुनने वाले सभी लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मेटा मैजिक। 9वीं रैंक का जादूगर ये समझते ही स्तब्ध रह गया कि क्या हुआ था। अध्याय 23। वह एक शक्तिशाली 9वीं रैंक का जादूगर था, तो वह इन मंत्रों के कास्टिंग समय को कैसे नहीं जान सकता था। वह सड़ा हुआ दलदल पहले से ही बहुत असामान्य था। इस तीसरी रैंक के मंत्र को मूर्त रूप देने में मात्र 5 सेकंड लगे, यहां तक कि 9वीं रैंक का जादूगर होने के बावजूद वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि निम्नलिखित हिमलम मंत्र बिना किसी मंत्र के ही डाला गया था। यह निश्चित रूप से इंस्टेंट कास्ट या क्विक मेटा मैजिक था। यह केवल मेटा मैजिक था और 5वीं रैंक तक पहुंच चुके जादूगरों के पास 1 या 2 मेटा मैजिक नहीं थे। लेकिन ये सिर्फ इतना था कि उन्हें सामान्य रूप से आकस्मिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।
मंत्र के साथ मेटामैजिक का उपयोग करने से खपत होने वाले मैना की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और एक साधारण जादूगर इसकी लागत का समर्थन नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों को छोड़कर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। राजीव मेहरा जैसा कोई व्यक्ति जिसने इतनी जल्दी 2 मेटामैजिक का इस्तेमाल किया था, वह निश्चित रूप से 9वीं रैंक के जादूगर की नज़र में एक अनुभवहीन नौसिखिया था। अगर कोई पहले अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करता और अपना सारा मैना खर्च कर देता तो वे स्थिति को बदलने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते थे। बेशक वह इस युवा को उसकी बुरी आदत के बारे में चेतावनी नहीं देने वाला था। वह बस इस युवा को यह सिखाना चाहता था कि 9वीं रैंक के जादूगर को नाराज करने के परिणाम किसी के लिए भी बहुत ज्यादा हैं। उसने अपना मंत्र जपना शुरू कर दिया। उसने कोई मेटामैजिक इस्तेमाल नहीं किया और उसने कास्टिंग की गति को तेज करने के लिए अपने मैना भंवर पर और ज्यादा कर भी नहीं लगाया। वह ताकत के प्रदर्शन से इस साथी को कुछ पायदान नीचे गिराना चाहता था ताकि उसे समझ में आ जाए कि जादू की दुनिया इतनी पदानुक्रमित क्यों है। सिर्फ एक रैंक का अंतर बहुत बड़ा कारक होगा। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे सिर्फ 2 मेटामैजिक से पाटा जा सके। 9वीं रैंक का जादूगर थंडरस्टॉर्म मंत्र का जाप कर रहा था। इसमें 20 सेकंड और बहुत सारा मैना लगेगा, जिससे थंडरस्टॉर्म ग्रेट मैच दायरे के नीचे सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक बन जाएगा। जैसे ही 9वीं रैंक का जादूगर मंत्र का जाप कर रहा था, मूल रूप से साफ आसमान काले बादलों से ढक गया। बादलों के बीच बिजली चमकने लगी और एक साथ इकट्ठा होने लगी। भयंकर उतार चढ़ाव वाली बिजली चीखने और चटकने की आवाजें निकाल रही थी। थंडरस्टॉर्म की शक्ति इतनी भयावह थी। भले ही वह मंत्र अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके साकार होने का दृश्य ही लोगों को सुन्न कर देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आरव मेहरा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आरव मेहरा अभी भी आराम से सड़े हुए दलदल के किनारे खड़े थे, जैसे कि उन्होंने आसमान को काले बादलों से ढका हुआ नहीं देखा हो। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक और हिमखंड उड़ गया, ठीक पहले की तरह। कोई मंत्र नहीं, कोई इशारा नहीं, और एक और तीरंदाज को एक पेड़ पर कील से ठोंक दिया गया। उसके पास अभी भी मैना कैसे हो सकता है। 9वीं रैंक का जादूगर अपने मंत्र को जारी रखते हुए भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। लगता है मुझे जल्दी करनी चाहिए। 9वीं रैंक के जादूगर ने चुपचाप अपने मैना भंवर से मंत्र को पूरा करने में तेजी लाने का आग्रह किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उस युवा जादूगर ने एक और हिमस्खलन किया। एक और तीरंदाज को पेड़ से बांध दिया गया। ये पहले से ही तीसरा था। उस समय 9वीं रैंक के जादूगर को थोड़ा पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता कि इस युवा जादूगर के पास अपने मेटामैजिक के 4 उपयोगों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मैना है, तो वह अपना थंडरस्टॉर्म सामान्य रूप से नहीं डालता। इस तरह वह कम से कम तीसरे तीरंदाज को उसके भाग्य से बचा सकता था। अच्छा नहीं, तेज होना पड़ेगा। लेकिन आरव मेहरा उससे तेज था। इसके बाद एक और हिमखंड आया, इसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और। 9वीं रैंक के जादूगर का थंडरस्टॉर्म अभी तैयार भी नहीं हुआ था कि हिमखंड के मंत्रों की बारिश ने 1 दर्जन तीरंदाजों को पेड़ों या जमीन पर गिरा दिया। एक बार जब वे सभी स्थिर हो गए तो आरव मेहरा ने भी फ्रॉस्ट मंत्र का जाप किया और ठीक उसी तरह जैसे उसने फारियों को संभाला था, उसने सड़े हुए दलदल में सभी योद्धाओं को जमा दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने शक्तिशाली थंडरस्टॉर्म तैयार करना समाप्त कर दिया था, लेकिन 9वीं रैंक का जादूगर मूर्खतापूर्ण तरीके से दृश्य को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक भावहीन भाव था। उसकी आंखों में सदमा देखा जा सकता था, क्योंकि वह वहां एक अचंभे में खड़ा था। उस युवा जादूगर को देखकर उसे चिंता और भय महसूस हो रहा था। उस युवा जादूगर ने लगभग 1 दर्जन इंस्टेंट कास्ट हिमखंड छोड़े, जिससे वे सभी तीरंदाज अक्षम हो गए। ये कैसी अवधारणा थी। 9वीं रैंक के जादूगर ने खुद को काफी शक्तिशाली माना था और वह सिर्फ 20 सेकंड में थंडरस्टॉर्म भी कर सकता था। लेकिन उस दौरान 1 दर्जन आइसिकल्स को तुरंत कास्ट करना, उसने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। ये पहले से ही एक जादूगर की क्षमता से परे था, चाहे वह मेटामैजिक का उपयोग हो या सामान्य कास्टिंग, यह असंभव था। 9वीं रैंक के जादूगर को भी लगा कि अधिकांश महान जादूगरों के लिए यह असंभव था। शायद केवल वे ही जो लंबे समय से उस दायरे में आगे बढ़ चुके थे, या वे शीर्ष अस्तित्व जो उच्च जादूगर दायरे में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, वे 20 सेकंड में 1 दर्जन आइसिकल्स को तुरंत कास्ट कर सकते थे। लेकिन अब एक युवा 20 वर्षीय जादूगर उसके सामने ऐसा करने में कामयाब रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसने एक ऐसी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है जो उसे कभी नहीं लड़नी चाहिए थी। ऐसी शक्तिशाली क्षमताओं वाले जादूगर के लिए, उसके लिए 9वीं रैंक के जादूगर को मारना वास्तव में सरल होगा। और खुद को तो छोड़िए, पूरा वाइपर नेस्ट भी शायद उसके समय के लायक नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए। तूफान अभी भी तैयार था और बिजली से टिमटिमा रहा था। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और गरज के साथ बारिश होने लगी। उसे बस आखिरी शब्द चिल्लाने और मंत्र को 10 मीटर के भीतर सब कुछ नष्ट करने के लिए नीचे आने का निर्देश देने की जरूरत थी। लेकिन जादूगर ने आखिरी शब्द वापस ले लिया। इस दुश्मन के जादू के प्रदर्शन ने उसे निराशा के किनारे पर पहुंचा दिया था। अब उसका संघर्ष करने का इरादा भी नहीं था। वह बस एक स्तब्धता में खड़ा था। उसके विचारों में भय और लाचारी भर रही थी। वह अब अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़ा वह शक्तिशाली जादूगर नहीं था, बल्कि वध के लिए तैयार मेमने जैसा लग रहा था। मेरे पीछे अंदर आओ। दर्जन भर तीरंदाजों से निपटने के बाद आरव मेहरा ने चीजों को मुश्किल बनाना जारी नहीं रखा और 9वीं रैंक के जादूगर को इमारत में अपने पीछे आने का इशारा किया। बेशक चीजों को मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी।
इस समय वे सभी बुरी तरह डर गए थे। बाकी लोग मूर्ख या पागल नहीं थे और उन्होंने कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि जोर जोर से चिल्लाने वाला फारियो भी अब एक तरफ छिप गया था, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। आरव मेहरा 9वीं रैंक के जादूगर को साथ लेकर दरवाजे से अंदर गया, इससे पहले कि वह चिंतित बूढ़े बटलर से टकराता। युवा मास्टर, फारियो इस बार बहुत से लोगों को लेकर आया था, क्या उन्होंने आपके लिए मुश्किलें खड़ी की? बूढ़े बटलर का सवाल सुनकर 9वीं रैंक के जादूगर का दिल लगभग रुक गया। दादाजी, क्या आप नहीं देख सकते? बाहर जमे हुए दलदल में वे योद्धा, पेड़ों पर कीलों से जड़े वे तीरंदाज, कौन किसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? कोई बात नहीं, मैंने उन्हें भेज दिया। ठीक है अंकल पावे, क्या आप हमारे लिए कुछ खाने को ला सकते हैं? मैंने उठने के बाद से कुछ नहीं खाया है। बेशक, बैठ जाओ, मैं किसी को तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेज देता हूँ। बूढ़े बटलर को विदा करने के बाद आरव मेहरा 9वीं रैंक के जादूगर को अपने अध्ययन कक्ष में ले गया। पहले अपना परिचय दो। हाँ, 9वीं रैंक का जादूगर डर से कांपता हुआ अपनी जगह पर खड़ा था। उसे डर था कि वह किसी तरह लापरवाही से उस शक्तिशाली जादूगर को नाराज कर देगा जिसके पास ऐसी भयावह क्षमताएं थीं। आरव मेहरा के सवाल करने पर वह उससे कुछ भी छिपाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। मैं लैरी हूँ, वाइपर नेस्ट के 4 वाइस लीडर में से एक। मैं इस साल 40 साल का हूँ। मैं 2 साल पहले 9वीं रैंक पर पहुंचा था। ठीक है, यहीं रुको। आरव मेहरा के पास इस आदमी की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनने का समय नहीं था। अपनी पहचान जानने के बाद उसने सीधे बीच में टोकते हुए पूछा, तो लैरी, तुम मेरे घर को घेरने के लिए इतने सारे लोगों को लेकर आए हो, तुम्हारा इरादा क्या था? ओह ठीक है, चोर को पकड़ने जैसी बात का जिक्र भी मत करो। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। लैरी सच में डर गया था। बाहर खड़े तीरंदाजा अभी भी फंसे हुए थे और शायद मर रहे थे। लैरी अब भी इस बात पर जोर देने की हिम्मत कैसे कर सकता था कि वह चोर को पकड़ने के लिए वहां आया था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने सब कुछ समझाया। बॉस सोसू ने हमें भेजा था, मुख्य रूप से फारियो की सुरक्षा के लिए। सिर्फ सुरक्षा के लिए? आरव मेहरा के अप्रिय भाव को देखकर लैरी ने अचानक अपने दिल की धड़कन तेज होते सुनी। ना, नहीं, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बॉस सोसू ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम घर को जबरदस्ती भी ले सकते हैं। ये बॉस सोसू इस घर के साथ क्या करना चाहता है? मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। तुम्हें ज्यादा यकीन नहीं है? हाँ, मुझे वाकई नहीं पता। लैरी बहुत बेचैन था। उसे डर था कि आरव मेहरा अपना धैर्य खो देगा और उसे सजा देगा, इसलिए उसने अचानक कहा, बॉस सोसू हमेशा ऐसे ही काम करता है। वह शायद ही कभी हमें किसी चीज का कारण बताता है। इस बार भी उसने हमें सिर्फ इतना बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस घर को जब्त करना ही होगा। इस घर को जब्त करना ही होगा। आरव मेहरा ने सिर हिलाया लेकिन कुछ और नहीं कहा। दर्जनों तीरंदाजों का उदाहरण देने के बाद लैरी को उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, वह वास्तव में नहीं जानता था कि घर का रहस्य क्या था। उस उत्तर ने आरव मेहरा को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इस 9वीं रैंक के जादूगर की स्थिति को कम नहीं माना जाना चाहिए। वाइपर नेस्ट के 4 उपनेताओं में से एक के रूप में उसे एक मुख्य सदस्य माना जाना चाहिए। अगर वह भी नहीं जानता था तो इससे एक बात का संकेत मिलता है। इस घर का रहस्य बहुत चौंकाने वाला था, इस हद तक चौंकाने वाला कि 9वीं रैंक के जादूगर के पास भी जानने की योग्यता नहीं थी। शायद केवल महान जादूगरों या उच्च जादूगरों को ही इसके बारे में जानने की अनुमति होगी। ऐसा लग रहा था कि राजीव मेहरा अपने पिता को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। युवा मेहरा की यादों में लोकेश मेहरा केवल एक साधारण व्यवसायी थे और यद्यपि कीमिया व्यवसाय पर एकाधिकार करने से उन्हें बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ था, लेकिन वे उस बिंदु तक नहीं पहुंचे थे जहां वे सीधे किसी महान जादूगर या उच्च जादूगर से बात कर सकें। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। आरव मेहरा ने थोड़ा सोचने के बाद अपना हाथ हिलाया। ठीक है जादूगर लैरी, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। चूंकि उसने कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया था, इसलिए लैरी, जो लंबे समय से तनाव में था, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे। सोच रहा था कि वह युवा जादूगर उसके साथ कैसे पेश आएगा, शायद यातना और अधिक पूछताछ, हत्या इत्यादि। ऐसे विचारों ने उसे थोड़ा कमजोर कर दिया था। अचानक ये सुनकर कि वह जाने के लिए स्वतंत्र है, लैरी को लगभग ऐसा लगा जैसे उसने अपनी इच्छा से गलत सुना हो और वह लंबे समय तक अचंभित रहा, अविश्वास में पलकें झपकाता रहा। क्या तुमने अभी कहा कि मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूँ? हाँ जादूगर लैरी, तुम जा सकते हो। वापस आते समय प्रवेश द्वार को साफ करना याद रखना। अध्याय 24। हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। इस समय प्रवेश द्वार की तो बात ही छोड़िए, अगर आरव मेहरा उसे पूरे 1000 सल्फ शहर को साफ करने के लिए भी कहता तो लैरी कोई आपत्ति नहीं जताता और सीधे काम पर लग जाता। लैरी ने ये सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी कि यह युवा जादूगर उसे इतनी आसानी से जाने देगा। कोई यातना नहीं, कोई हत्या नहीं, उसका एक भी बाल नहीं गिरा और वह आजाद होकर जाने में सक्षम था। ये कितनी अच्छी किस्मत थी। इस प्रकार उसने जल्दी से हाँ में जवाब दिया और फिर घर से निकल गया। इसके अलावा जब उसने दूसरों को आज़ाद किया तो उसने सभी से जल्दी से प्रवेश द्वार साफ करने में मदद मांगी। अंतर्विरोधियों को दूर भेजने के बाद आरव मेहरा थोड़ी देर के लिए अध्ययन कक्ष में बैठ गया, अपने भोजन के आने का इंतजार करते हुए।
आराम से अपना भोजन खत्म करने के बाद आरव मेहरा ने दरवाजे बंद कर दिए और निर्देश दिया कि कोई भी उसे परेशान न करे। फिर उसने एक के बाद एक जादूगरनी की आंखें बाहर निकालने के लिए अपने मन भंवर को हिलाना शुरू कर दिया। जादूगर की आंखें मैना से संघनित थीं, लेकिन वे सामान्य मंत्रों से अलग थीं। वह मैना नियंत्रण में जादूगर से अलग नहीं होगी। बाहर आने के बाद यह अभी भी मैना भंवर से जुड़ी होगी और इस प्रकार प्रत्येक जादूगर की आंख जादूगर के लिए आंखों की एक जोड़ी की तरह होगी और जो कुछ भी वे देखेंगे वह जादूगर के दिमाग में दिखाई देगा। लेकिन औसत जादूगर अधिकतम 3 से 5 जादूगर की आंखों का उपयोग कर सकता है। बहुत से लोग आरव मेहरा की तरह नहीं हो सकते हैं जो 1 दर्जन से अधिक जादूगर की आंखें छोड़ते हैं और जाहिर तौर पर बिना किसी तनाव के। प्रत्येक जादूगर की आंख को बेहद सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। उस तरह का नियंत्रण मैना भंवर बनाते समय सामना किए जाने वाले नियंत्रण से भी अधिक कठिन था। कोई व्यक्ति जो अभी अभी जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ा है वह उनमें से कई को नियंत्रित करने की हिम्मत नहीं करेगा, अकेले उनमें से कई को। आरव मेहरा ने 1 दर्जन से अधिक जादूगर की आंखें छोड़ने में 10 मिनट का समय लगाया और फिर उन्हें घर के विभिन्न कोनों में घुसने के लिए नियंत्रित किया। जब लोकेश मेहरा ने घर खरीदा था तब उन्होंने कमोबेश 1 लाख सोना खर्च किया था। इसे 1000 सल्फ सिटी के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा खर्च माना जा सकता है और हालांकि यह मोंची मनो के विशाल 10 हेक्टेयर के साथ तुलना नहीं कर सकता था, फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे कम समय में खोजा जा सके। 1 दर्जन जादूगरनी आंखें बहुत ज्यादा लगती थीं, लेकिन इतने बड़े घर के अंदर ये वास्तव में बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं थी। इस प्रकार आरव मेहरा ने अपने अध्ययन के दरवाजे बंद कर दिए और एकांत में चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है। मेजाइज के अध्ययन से बाहर निकलने के बाद वे सभी घर के विभिन्न हिस्सों की ओर बढ़ गए। कुछ लिविंग रूम में गए, कुछ आंगन में, कुछ रसोई में, कुछ बेडरूम में। आरव मेहरा के नियंत्रण में दर्जन से ज्यादा जादूगरनी आंखों ने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। बहुत ज्यादा मात्रा में खपत होने के कारण आरव मेहरा धीरे धीरे थकान से पीला पड़ गया। 1 घंटे के बाद आरव मेहरा ने पहला मैना क्रिस्टल उठाया और जल्दी से अंदर से मैना खींच लिया, इससे पहले कि वह मेजाइज को नियंत्रित करना जारी रखे। लेकिन इस बार आरव मेहरा सिर्फ 40 मिनट तक टिक पाया, उसके बाद उसे दूसरा मैना क्रिस्टल इस्तेमाल करना पड़ा। 2 मैना क्रिस्टल से मैना को लगातार अवशोषित करने से आरव मेहरा की त्वचा में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि यह और भी खराब हो गई। मैना क्रिस्टल वास्तव में मैना की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के मैना में अशुद्धियां होती हैं। एक साधारण जादूगर इसे सीधे अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल आरव मेहरा, जिसने एक बार नेदरस्टॉर्म से मैना को अवशोषित किया था, ऐसा करने की हिम्मत कर सकता था। लेकिन आरव मेहरा भी अपनी खोज जारी रखने के लिए अवशोषण जारी नहीं रख सका। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि वह ज्यादा से ज्यादा 1 और मैना क्रिस्टल से मैना को अवशोषित करने में सक्षम होगा, इससे पहले कि उसे खोज रोकनी पड़े और कुछ समय के लिए ध्यान लगाना पड़े। अन्यथा उसके शरीर में प्रवेश करने वाली अशुद्धियों की मात्रा उसके लिए कुछ परेशानी का कारण बन सकती है। 20 मिनट के बाद जब आरव मेहरा तीसरा मैना क्रिस्टल लेने ही वाला था तो एक मेजाई दूसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष में उड़ गई, लेकिन अचानक रुक गई क्योंकि उसने कुछ देखा। ये यहाँ है, आरव मेहरा ने धीरे से कहा और दर्जन भर मेजाई तुरंत वापस लौट आईं और आरव मेहरा के मैना भंवर में घुलने से पहले शुद्ध मैना में बदल गईं। उसी समय आरव मेहरा खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खोला जो लगभग 2 घंटे से बंद था, और फिर दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी की ओर बढ़ा। दूसरी मंजिल पर स्थित अध्ययन कक्ष वह स्थान था जहां लोकेश मेहरा काम के लिए जाते थे। चूंकि इसमें कई व्यावसायिक रहस्य शामिल थे, इसलिए उन्होंने आमतौर पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी। यहां तक कि उनके इकलौते बेटे राजीव मेहरा भी बहुत कम बार अंदर गए थे। पहले उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्हें लगा कि इस अध्ययन कक्ष में कुछ तो जरूर है। जब आरव मेहरा अध्ययन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत पीछे की ओर बुकशेल्फ पर नजर डाली। उन्होंने तीसरी पंक्ति में छठी किताब देखी। पहली नज़र में ये दूसरों से अलग नहीं लगी, लेकिन लंबे समय से लाइब्रेरी में रहने वाले आरव मेहरा को उस किताब में एक बड़ी समस्या दिखी। बुकशेल्फ पर बहुत सारी किताबें थीं, लेकिन इस एक किताब के कवर पर बहुत ज्यादा घिसाव था। कुछ लोग मान सकते हैं कि यह नुकसान किताब को बहुत बार पढ़ने की वजह से हुआ था। क्या लोकेश मेहरा को किताबें पसंद करने की अनुमति नहीं थी, और खास तौर पर यह किताब? वास्तव में यह एक स्वीकार्य स्पष्टीकरण हो सकता था। समस्या ये थी कि इस पुस्तक के पन्ने वास्तव में बिल्कुल नए थे। लोकेश मेहरा बिना पन्ने खोले पुस्तक कैसे पढ़ सकता था? यदि आरव मेहरा जादुई धारणा का उपयोग करते समय इतनी बड़ी समस्या को नहीं देख सकता था, तो लाइब्रेरी में उसका जीवन यहाँ विफल माना जा सकता था। ... आरव मेहरा बुकशेल्फ के पास गया और ये देखने के लिए हाथ बढ़ाया कि क्या वह उस पुस्तक में हेरफेर कर सकता है। निश्चित रूप से उसने एक कच की प्रतिध्वनि सुनी। कुछ खोला गया था, एक गुप्त दरवाजा, जैसा कि अपेक्षित था। आरव मेहरा ने बुकशेल्फ को धकेलने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से बुकशेल्फ को हल्के स्पर्श से पीछे धकेल दिया गया, जिससे उसके पीछे एक सुरंग दिखाई दी। आरव मेहरा ने अंदर देखा और पाया कि यह बहुत लंबी और बहुत अंधेरी थी। वह नहीं बता सका कि यह सुरंग कहाँ जाती है। इसके अलावा अंदर कुछ जादुई उतार चढ़ाव थे। इस तरह के उतार चढ़ाव बिल्कुल मजबूत नहीं थे, लेकिन वे बहुत भारी लग रहे थे और एक शक्तिशाली सील करने वाली प्रकृति के थे।
आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि यह किसी चीज को दबाने या सील करने के लिए कीमिया सरणी होनी चाहिए। विवरण के लिए उसे पहले जाकर देखना होगा। आरव मेहरा ने लापरवाही से एक प्रकाश मंत्र का इस्तेमाल किया और प्रकाश की चमकदार और कोमल गेंद को अपने सामने आधा मीटर तक तैरने दिया। वह उसका पीछा करता हुआ अंधेरी सुरंग में घुस गया। आरव मेहरा अंत तक पहुंचने से पहले उदास सुरंग में लगभग 5 मिनट तक चला। सुरंग के अंत में एक कसकर बंद पत्थर का दरवाजा था और जो उतार चढ़ाव उसने पहले महसूस किए थे वे उस दरवाजे के पीछे से आ रहे थे। आरव मेहरा ने उस पत्थर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बुकशेल्फ पर तंत्र जैसा कुछ भी नहीं था। आरव मेहरा अपने सिर को खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने सोचा, मुझे मत बताओ कि चाबी की जरूरत है। ये सही नहीं लगता। उस पत्थर के दरवाजे पर एक छोटी सी दरार भी नहीं है। चाबी के छेद की तो बात ही छोड़ो। ये है। जब आरव मेहरा सोच रहा था कि उसे बलपूर्वक अंदर घुस जाना चाहिए या नहीं, तो उसने अचानक देखा कि पत्थर के दरवाजे के ऊपर कुछ अजीबोगरीब शिराओं वाले पैटर्न थे। वे पैटर्न काफी धुंधले और अस्पष्ट थे, खासकर सुरंग के अंधेरे में। आरव मेहरा ने शुरू में सोचा कि वे दरवाजे पर सिर्फ सजावटी डिजाइन है, लेकिन उन्हें ध्यान से देखने के बाद उसे पता चला कि ऐसा नहीं था। ये वास्तव में नैसा भाषा है। नोसेंट के तीसरे युग से पहले 2 विशाल राजवंश थे। एक यशन राजवंश था जो समय की नदी में पहले ही गायब हो चुका था। ऐसा कहा जाता था कि यह एक राजवंश था जो दिव्य जादू से स्थापित हुआ था। दुर्भाग्य से यह बहुत पुराना युग था और इतिहास को सत्यापित नहीं किया जा सका। और इसके बाद नैसा राजवंश आया। नैसा राजवंश ड्रैगन और एल्वेस के संयुक्त शासन के माध्यम से बना था। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक जादू का जन्म उस युग में हुआ था और 2 शक्तिशाली जातियों ने कई सहस्राब्दियों तक नोसेंट पर शासन किया। फिर यह अंतहीन आंतरिक घर्षण के कारण धीरे धीरे ढह गया, इस हद तक कि तब से कई वर्षों तक बहुत कम लोग नैसा राजवंश के अवशेष खोजने में सक्षम थे। लेकिन तब से एक चीज थी जो अभी भी पारित की गई थी। नैसा भाषा। ये ड्रैकोनिक और एल्विश का मिश्रण था। ये संक्षिप्त और सटीक थी और कई जादूगरों ने इसे जादू के लिए सबसे सही भाषा माना। यहाँ तक कि अनगिनत वर्षों बाद जादू सभ्यता के चरम पर नैसा भाषा ज्ञान के अनिवार्य क्षेत्रों में से एक थी जिसे जादूगरों को सीखना था। कई उन्नत मंत्रों को नैसा रून्स में लिखना पड़ा। जादू के ज्ञान के कुछ गहन क्षेत्रों का वर्णन केवल नैसा रून्स के साथ ही किया गया, क्योंकि विवरण लंबे, थकाऊ और बहुत जटिल हो जाते थे। यहाँ तक कि सरल पढ़ना भी बहुत जटिल होगा। लेकिन नैसा भाषा बहुत व्यापक थी। खैर, ये तब की बात है जब प्लेन कॉलोनियां स्थापित हो चुकी थीं। नैसा भाषा में महारत हासिल करने वाले लोग शीर्ष पर जादूगर थे, कम से कम आर्कमेज। तो पत्थर के दरवाजे पर नैसा रून्स किसने छोड़े? आरव मेहरा ने थोड़ी देर तक दरवाजे के बाकी हिस्सों को देखा, लेकिन उसे कुछ और नहीं मिला, इसलिए उसने दरवाजे पर नैसा रून्स का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आरव मेहरा के लिए ये काफी आसान था और पत्थर के दरवाजे पर नैसा रून्स को समझने में उसे केवल 10 मिनट लगे। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक पहेली थी, नैसा रून्स का उपयोग करके एक पहेली। इसके बाद सब कुछ बहुत सरल था। आरव मेहरा ने नैसा भाषा में पहेली का उत्तर बोल दिया। बंद दरवाजे ने तुरंत उत्तर की पुष्टि की और खुल गया। अरे! दरवाजा खुलने पर आरव मेहरा की आंखें लगभग अंधी हो गईं। पत्थर की दीवार में 3 लाल हीरे जड़े हुए थे जो एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, जो उसके चारों ओर फैले अंधेरे को चीर रही थी, और वे हवा को भयंकर जादुई उतार चढ़ाव से भर रहे थे, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वे एबिसल मैजिक डायमंड थे। यह अफवाह थी कि एक दानव की आंखें मृत्यु के बाद बदल जाती हैं। प्रत्येक में मन की एक प्रभावशाली मात्रा थी। हर जादूगर ऐसे मूल्यवान खजाने के लिए तरसता था। संसाधनों में इतने प्रचुर इस युग में भी एबिसल मैजिक डायमंड को एक अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। यदि कोई बाजार में दिखाई देता तो यह अनगिनत जादूगरों को पागल कर देता, और यहाँ तक कि उच्च जादूगर भी इसके लिए कोई भी कीमत चुकाते। बड़ी मात्रा में शुद्ध मन और चौंकाने वाली मन चालकता के साथ एबिसल मैजिक डायमंड सबसे अच्छे मन स्रोतों में से एक था और उपयोग करने में सबसे आसान था। चाहे वह सीधे मन अवशोषण के लिए हो या कीमिया सरणी को संचालित करने के लिए, यह मन की अशुद्धियों को बदलने वाले चरण को हटा सकता था। क्योंकि इसका मन सबसे शुद्ध था, इसलिए अशुद्धियों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 25। और यह सब सिर्फ एक कच्चे एबिसल मैजिक डायमंड के साथ था जिसे बेरहमी से ट्रीट किया गया था। अगर कोई महान कीमियागर के हाथों में पड़ जाता तो एबिसल मैजिक डायमंड की चमक वाकई खिल उठती। वे शीर्ष कीमियागर आध्यात्मिक जादू के औजार बनाने के लिए एबिसल मैजिक डायमंड का इस्तेमाल भी कर सकते थे। आध्यात्मिक स्तर, ये किस तरह की अवधारणा थी? बाजार में घूमने वाले सबसे अच्छे जादू के औजार ज्यादातर सुपीरियर स्तर के थे, फिर भी उनमें से सबसे सस्ते 10,000 से ज्यादा सोने में खरीदे जा सकते थे। और सुपीरियर स्तर से ऊपर अभी भी उत्कृष्ट और विरासत के स्तर थे। यह आध्यात्मिक स्तर था जिसे पाने के लिए कई महान कीमियागरों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आध्यात्मिक जादू का औजार बनाने का लक्ष्य। आध्यात्मिक स्तर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वस्तुओं को आध्यात्मिकता प्रदान करेगा। वे जादुई औजार अब सिर्फ उपकरण के टुकड़े नहीं थे, वे अपने मालिक के खून से जुड़े थे और उनकी शक्ति की तुलना एक उच्च जादूगर से भी की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक जादू का उपकरण होना युद्ध में आपकी सहायता करने वाले उच्च जादूगर के बराबर था। और अब आरव मेहरा के सामने 3 एबिसल मैजिक डायमंड थे।
ये बिल्कुल अकल्पनीय था। अगर इन 3 एबिसल मैजिक डायमंड को लोगों की नज़रों में लाया जाता तो 1000 सल सिटी के सभी कीमियागर पूरी तरह से पागल हो सकते थे। रुको, यह क्या है? जैसे ही आरव मेहरा अपनी खोज से चकित हो रहे थे, आरव मेहरा ने अचानक 3 एबिसल मैजिक डायमंड के बीच खुदे हुए कुछ रूनों को देखा। आरव मेहरा ने पत्थर की दीवार का थोड़ा अध्ययन किया और मोटे तौर पर समझ गए कि क्या हो रहा था। ये 6 रूनों पर बनी कीमिया सरणी थी। इसका खास असर 3 एबिसल मैजिक डायमंड से मैना निकालना था, लेकिन जब वह उन रूनों का पीछा करते हुए नीचे गया तो चीजें और भी जटिल हो गईं। 3 एबिसल मैजिक डायमंड के नीचे एक और कीमिया सरणी थी, लेकिन इस सरणी की संरचना पिछले एक की तुलना में 100 गुना अधिक जटिल थी और यह 100 गुना अधिक महंगी भी थी। प्रत्येक रून शून्य स्याही में लिखा गया था, जबकि कुछ मैना सर्किट ने सोल बर्निंग इंक का भी इस्तेमाल किया था। 20 से अधिक मैजिक नोड्स का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि आरव मेहरा भी उन्हें एक दूसरे से बमुश्किल ही पहचान पाए। उन्हें लगा कि इस कीमिया सरणी का प्रभाव एबिसल मैजिक डायमंड के मैना का उपयोग करके अंतरिक्ष को स्थिर रखना था। अंतरिक्ष। आरव मेहरा ने उन 3 एबिसल मैजिक डायमंड की ओर देखा, अचानक कुछ महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं, आरव मेहरा के मन में जो सवाल थे उन्हें इस कीमिया सरणी को पहचानने पर जवाब मिल गया। आरव मेहरा को यह जानने के लिए सरणी का और अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी कि पत्थर की दीवार पर इन 3 एबिसल मैजिक डायमंड के पीछे एक रास्ता था। एक प्लेनर पथ, तथाकथित प्लेनर पथ विमानों के बीच एक मार्ग था। वास्तव में तीसरे राजवंश के आरंभ में कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि नोसेंट असीम ब्रह्मांड में एकमात्र दुनिया नहीं थी, लेकिन उस समय उन सिद्धांतों के पास उन्हें समर्थन देने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य नहीं था। तीसरे युग के अंत तक यही स्थिति थी, जब कुछ जादूगरों ने इसे फिर से उठाया और विभिन्न विमानों के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की। तीसरे राजवंश के अंतिम 100 वर्षों में क्रिम्सन टॉवर ने आखिरकार एक प्लेनर पथ खोला। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्रिम्सन टॉवर के जादूगरों के शक्तिशाली समूह ने प्लेनर पथ पर कदम रखा, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। पूरा क्रिम्सन टॉवर रातों रात टूट गया और अंत में पीछे छोड़े गए शून्य द्वारा बनाए गए अंतहीन शक्ति संघर्षों के कारण समाप्त हो गया। इसके बाद प्लेनर पथों के बारे में बात करना लंबे समय तक एक वर्जित विषय था। वर्तमान समय तक, कई वर्षों बाद, सभी प्रकार के जादू अनुसंधान दिन प्रतिदिन प्रगति करेंगे, जादूगर अधिक शक्तिशाली बनेंगे और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहेंगी, खासकर तब जब कोई भाग्यशाली व्यक्ति किसी अन्य विमान से सभी प्रकार के दुर्लभ संसाधन वापस लाएगा। विमान उपनिवेशीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा जिस पर इस युग के जादूगर संयुक्त रूप से काम करेंगे। उन प्लेनर पथों के पीछे छिपा प्रत्येक विमान जादूगरों की नज़र में सोने की खान बन जाएगा। लेकिन केवल कुछ ही प्लेनर पथ ज्ञात थे और वे ज्यादातर नोसेंट की सबसे शक्तिशाली ताकतों के हाथों में थे। किसी एक पर नियंत्रण पाने की कोशिश करना मौत को दावत देना होगा। इस प्रकार हर बार जब कोई नया प्लेनर पथ दिखाई देता था तो अनगिनत ताकतें उस पर लड़ती थीं, क्योंकि उनके लिए एक नया प्लेनर पथ अनंत धन के लिए एक नया अवसर था। वे एक नए प्लेनर पथ के लिए एक अकल्पनीय कीमत चुकाने को तैयार थे। उस समय जब आरव मेहरा को पता चला कि वह नोसेंट के इतिहास के किस युग में था, तो उसने फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संभालने के लिए क्यों सहमति व्यक्त की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरव मेहरा अपने फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शक्ति का लाभ उठाकर अपना खुद का प्लेनर पथ स्थापित करना चाहता था। एक जादूगर के लिए एक निजी विमान से अधिक आकर्षक कुछ भी नहीं था। ये केवल अनंत धन प्राप्त करने का अवसर नहीं था। एक निजी विमान को पूरी तरह से नियंत्रित करने से जादूगर का शुरुआती बिंदु ऊंचा हो जाएगा, जिससे वह सभी जीवित प्राणियों से ऊपर उठ सकेगा। यह एक पूरे विमान की शक्ति थी। यही कारण था कि नोसेंट की जादुई सभ्यता के चरम पर, सर्वशक्तिमान होने के करीब, जादूगर अभी भी अपने खुद के विमान को पाने के मौके के लिए अंतहीन अभियान चलाएंगे। और आरव मेहरा ने अपने ही घर के अंदर छिपे एक अज्ञात प्लेनर पथ को खोज निकाला था। ऐसा लगता है कि इन 3 एबिसल मैजिक डायमंड्स को हिलाया नहीं जा सकता। इस दर्दनाक तथ्य के बावजूद एक पूरे विमान की तुलना में 3 एबिसल मैजिक डायमंड्स की तुलना नहीं की जा सकती। आरव मेहरा को लगभग यकीन था कि ये 3 एबिसल मैजिक डायमंड्स दूसरे विमान से लोकेश मेहरा द्वारा वापस लाए गए थे। नोसेंट में एबिसल मैजिक डायमंड्स का मूल्य अमूल्य था, लेकिन वे किसी दूसरे विमान में हर जगह हो सकते हैं। आरव मेहरा ने एबिसल मैजिक डायमंड्स के बारे में सोचना बंद कर दिया और पत्थर की दीवार पर कीमिया सरणी पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उस सरणी का स्तर बहुत ऊंचा था। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि एक औसत महान कीमियागर इस स्तर की उपलब्धि तक पहुंचने में असमर्थ होगा। ये सबसे अधिक संभावना एक शीर्ष महान कीमियागर या यहाँ तक कि एक मास्टर कीमियागर का काम था। पिछले 20 वर्षों में आरव मेहरा ने ज्यादातर जीवित रहने की कोशिश की थी, जबकि शेष समय जादू के अपने ज्ञान को बेहतर बनाने की कोशिश में बिताया। उसने केवल जल्दबाजी में कीमिया की किताबें पढ़ी थीं, क्योंकि सामग्री बहुत दुर्लभ थी। अपने दिमाग को कीमिया के ज्ञान से भरने के अलावा उसने जितनी बार वास्तव में उनसे कुछ बनाया था, वह उसकी उंगलियों पर गिना जा सकता है। आरव मेहरा के लिए मास्टर स्तर की कीमिया सरणी जैसी किसी चीज को समझना बहुत मुश्किल था। लगभग आधे घंटे के बाद आरव मेहरा की नज़र पत्थर की दीवार से हट गई। निश्चित रूप से ये वास्तव में एक मास्टर कीमियागर है। कीमिया सरणी की संरचना का विश्लेषण करने के बाद आरव मेहरा को इस बात का यकीन हो गया। वह सरणी निश्चित रूप से एक मास्टर कीमियागर का काम थी, लेकिन सौभाग्य से उस मास्टर अल्केमिस्ट ने उस कीमिया सरणी पर कोई बाधा नहीं डाली,
ताकि अन्य लोग उसका विश्लेषण न कर सकें, शायद आत्मविश्वास के कारण या बस एक सनक के कारण। इस प्रकार पर्याप्त समय दिए जाने पर आरव मेहरा रूनों को पूरी तरह से तोड़ने में कामयाब रहे। जब आरव मेहरा ने शुरुआती नैसे रूनों को फुसफुसाया तो 3 एबिसल मैजिक डायमंड्स अचानक एक चमकदार चमक के साथ खिल उठे। उस पल में पूरा कमरा लाल हो गया और यह स्पष्ट रूप से उन लाल रोशनी के बीच देखा जा सकता था कि उसके चारों ओर का स्थान विकृत होना शुरू हो गया था। छिपे हुए कक्ष में भयंकर जादुई उतार चढ़ाव भड़क रहे थे। उस तरह की उन्मत्त ऊर्जा सचमुच मूर्त महसूस हुई और यहाँ तक कि हवा भी कांप उठी। उसी समय 3 एबिसल मैजिक डायमंड्स और भी अधिक चमकदार होने लगे। सरनी उन्मत्त रूप से काम कर रही थी, इन उन्मत्त जादुई उतार चढ़ावों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरे विमान के लिए रास्ता खोलना अंतरिक्ष को चीरने के बराबर था। अगर बिजली का एक छोटा सा हिस्सा भी बाहर निकल जाता तो यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे इस तरह के छोटे छिपे हुए कक्ष में बर्दाश्त किया जा सकता था। अगर मास्टर लेवल एरे इसे दबा न दे तो छोटे कमरे की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि आरव मेहरा जैसे 9वें रैंक के जादूगर के स्तर का कोई भी व्यक्ति तुरंत नष्ट हो सकता था। इन दो विनाशकारी शक्तियों के एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे को दबाने से आसपास का स्थान चरम सीमा तक विकृत हो गया और एक काली दरार दिखाई दी जो धीरे धीरे फैल रही थी। यह एक प्लेनर पथ था। आरव मेहरा ने संकोच नहीं किया और तुरंत अंदर घुस गया। समय की कमी थी। हालांकि 3 एबिसल मैजिक डायमंड अमूल्य थे, लेकिन वे लगातार प्लेनर पथ को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये 2 अलग अलग विमानों को जबरन जोड़ने के बराबर था, इसलिए बिजली की आवश्यकता को केवल भयावह ही कहा जा सकता है। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि यह प्लेनर पथ अधिकतम 30 मिनट तक चलेगा। अगर वह 30 मिनट के भीतर वापस नहीं लौटा तो वह हमेशा के लिए उस अज्ञात विमान में फंस जाएगा। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि आरव मेहरा नोसेंट जादू सभ्यता के शिखर पर उन जादूगरों में से नहीं था। वे उस समय तक विमानों से स्वतंत्र रूप से गुजर सकते थे, लेकिन आरव मेहरा के पास वह कौशल नहीं था। जब आरव मेहरा प्लेनर पथ में भागा तो उसने अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन महसूस किया। इसके बाद उसकी आंखों के ठीक सामने दुनिया बदल गई। उसके आसपास अब संकीर्ण छिपे हुए कक्ष नहीं थे, बल्कि एक विशाल और अंतहीन काली भूमि ने उनकी जगह ले ली थी। आकाश अंधेरा था और एक गहरे लाल अर्धचंद्र के अलावा प्रकाश का एक भी निशान नहीं था। एक मोटी सड़ांध भरी गंध हवा में भर गई, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सड़ गई हो। ये कौन सी जगह है? आरव मेहरा सतर्कता से अपने आसपास की चीजों को देख रहा था, जबकि उसका दिमाग तेजी से अपनी यादों को खंगाल रहा था। उसने पहले भी ऐसे विमान के बारे में सुना था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ याद कर पाता, उसके पैरों से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे घास में कोई सांप चल रहा हो। अध्याय 26। क्या? आरव मेहरा चौंक गया जब उसने वह अजीब सी आवाज सुनी और तुरंत पीछे हट गया। उसकी उंगलियों पर एक छोटी सी चमकीली लौ दिखाई दी। जैसे ही लौ ने उस क्षेत्र को रोशन किया, आरव मेहरा ने देखा कि जिस जगह पर वह खड़ा था वहां एक कंकाल जमीन से बाहर निकल रहा था। कंकाल का शरीर काली मिट्टी से ढका हुआ था और वह एक जंग लगी तलवार पकड़े हुए था और उसके खाली सॉकेट में 2 फॉस्फोरेसेंट लपटें टिमटिमा रही थीं। एक मरे हुए जीवन रूप। आरव मेहरा इस रहस्योद्घाटन से भयभीत हो गया। ये स्पष्ट रूप से एक नीच कंकाल योद्धा था, मरे हुए लोगों में सबसे निचला जीवन रूप। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? मुझे संयोग से एक प्लेनर पथ मिल गया, लेकिन ये प्रसिद्ध मरे हुए विमान की ओर ले गया। कितना क्रूर मजाक! जादुई सभ्यता के चरम पर भी जादूगर मरे हुए विमान में जल्दबाजी में पैर नहीं रखते थे। वह जगह बहुत खतरनाक थी और शक्तिशाली जादूगर भी वहां गिर सकते थे। मरे हुओं के अंतहीन झुंड। उनके पास असीमित सहनशक्ति थी और उन्हें मृत्यु या विनाश का डर नहीं था, जिससे मरे हुए विमान को जीतना सबसे कठिन विमानों में से एक बना। आरव मेहरा ने एक बार एक नोट पढ़ा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विमान उपनिवेशीकरण युग की पूरी अवधि के दौरान केवल 3 लोगों ने वास्तव में मरे हुए विमान पर विजय प्राप्त की। विमान उपनिवेशीकरण युग 10,000 वर्षों तक चला, इसलिए कौन जानता था कि उस अवधि के दौरान कितने उत्कृष्ट जादूगर प्रकट हुए। लेकिन उनमें से केवल 3 ही मरे हुए विमान को जीतने में सफल रहे। मुझे क्या करना चाहिए? आरव मेहरा को थोड़ा बेहोशी महसूस हुई। यह कोई मजाक नहीं था, क्योंकि प्रसिद्ध मरे हुए विमान ऐसी जगह नहीं थी जहां उनके जैसे 9वीं रैंक के जादूगर पैर रख सकें। 9वीं रैंक के जादूगर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक उच्च जादूगर, यहाँ तक कि एक आर्कमेज भी मरे हुए विमान में कदम रखकर मौत को आमंत्रित करेगा। मुझे जल्दी से यह जगह छोड़नी है। अगर मैं तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि और भी मरे हुए लोग घबरा न जाएं, तो मैं चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। ये सोचकर आरव मेहरा ने कुछ कहा और उसकी उंगली की नोक पर छोटी सी लौ तुरंत एक ज्वाला में बदल गई, जो एक अग्नि बाण में बदल गई और कंकाल योद्धा पर उड़ गई। उसी समय आरव मेहरा जल्दी से पीछे हट गया और इन शब्दों को विभिन्न इशारों से मिलाते हुए पंक्ति दर पंक्ति जपता रहा। आसपास के वातावरण में मन का उतार चढ़ाव और भी भयंकर हो गया। अग्नि बाण ने कंकाल योद्धा के शरीर पर वार किया। एक धमाके के साथ विस्फोट हुआ और प्रभाव बिंदु से चिंगारी और सफेद हड्डी के टुकड़े बिखर गए। कंकाल योद्धा का पूरा बायां हाथ फट गया था। इस तरह की चोट किसी भी सामान्य लड़ाकू को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने और उन्हें गंभीर रूप से अक्षम करने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन यह एक मरे हुए के लिए पर्याप्त नहीं थी। अग्नि बाण के हमले को प्राप्त करने के बाद कंकाल योद्धा केवल थोड़ा लड़खड़ा गया।
और फिर जैसे कि उस पर कोई असर ही न हुआ हो, वह उठा और पीछे हटते हुए आरव मेहरा पर हमला करने से पहले अपनी जंग लगी तलवार को एक बार फिर उठाया। यह मरे हुए लोगों का भयावह लाभ था, उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। एक हाथ या एक पैर खोना उनके लिए बहुत कम महत्वपूर्ण नुकसान था। गतिशीलता और प्रभावशीलता को कम करने के अलावा वे अभी भी लड़ने में सक्षम होंगे। लेकिन आरव मेहरा ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। अग्नि बाण चलाने के बाद उसने मंत्रोच्चार करना बंद नहीं किया, और जैसे ही कंकाल योद्धा अपना हथियार उठा रहा था, आरव मेहरा का दूसरा मंत्र डाला गया। थंडर हैमर, एक बड़ा हथौड़ा जिसके चारों ओर बिजली दौड़ रही थी और जो टिमटिमाती हुई सुनहरी रोशनी से बना था, अचानक कंकाल योद्धा के सामने प्रकट हुआ और फिर नीचे गिर गया, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज आई। कंकाल योद्धा की उरोस्थी पर एक गहरा फ्रैक्चर दिखाई दिया, जिसके बाद बहुत सारी धीमी आवाजें आईं जो तब तक बढ़ती रहीं जब तक कि एक तेज दरार की आवाज नहीं आई। कंकाल योद्धा चिल्ला नहीं पा रहा था, लेकिन उन खाली आंखों के गड्ढों में आग भड़क रही थी क्योंकि उसके हाथ में मौजूद तलवार अभी भी नीचे झूल रही थी। लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वह था दूसरा थंडर हैमर। एक और धमाका गूंजा और इस थंडर हैमर ने कंकाल योद्धा की खोपड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसी पल आंखों के गड्ढों में लगी आग को बुझा दिया। तलवार कंकाल योद्धा की हड्डियों के साथ एक झड़प के साथ जमीन पर गिर गई। फू, आरव मेहरा ने राहत की सांस ली। उसने अपने आसपास की चीजों को ध्यान से जांचते हुए कुशलता से कंकाल योद्धा की खोपड़ी को खंगाला। किसी भी समय नोसेंट में लौटने के लिए प्लेना पथ का उपयोग करने की तैयारी की। जल्द ही आरव मेहरा को कंकाल योद्धा के अवशेषों से एक काला मरे हुए सार मिला। ये वही था जो आत्मा की आग के जलने के बाद बचा था। इसमें बड़ी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा थी और यह एक जादुई हथियार में जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छी सामग्री थी। ये प्रत्येक हमले में मृत्यु ऊर्जा जोड़ता था, जिससे दुश्मन के मन में सभी प्रकार के नकारात्मक विचार आते थे, और कम प्रतिरोध वाले दुश्मन के खिलाफ ये नकारात्मक विचार जीत और हार के बीच अंतर कर सकते थे। इस तरह के मरे हुए सार की कीमत बाजार में बिकने पर एक बेहतरीन जादू के उपकरण के बराबर हो सकती थी। बुरी किस्मत नहीं, कंकाल योद्धा की आत्मा की आग काफी कमजोर थी, इसलिए इसके नष्ट होने के बाद मरे हुए सार में बदल जाना बहुत असंभव था। आरव मेहरा के लिए इससे एक प्राप्त करना वास्तव में भाग्यशाली था। लेकिन भले ही उसकी किस्मत यहाँ खराब न हो, आरव मेहरा अभी भी बहुत बुरे मूड में था। आखिरकार प्रत्येक प्लेना पथ ने अनंत धन प्राप्त करने का अवसर दिया। जादुई सभ्यता के चरम पर शक्तिशाली जादूगर नोसेंट के शिखर पर पैर रखने से पहले दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए ज्यादातर प्लेना पथों पर निर्भर थे। दुर्भाग्य से ये प्लेना पथ प्रसिद्ध हंडेड प्लेन की ओर ले गया, लेकिन पूरी तरह से हार मान लेना आरव मेहरा की पहुंच से बाहर था। हालांकि आरव मेहरा ने लंबे समय तक इस प्लेन से लाभ कमाने के बारे में नहीं सोचा था। इस बार वह भाग्यशाली था। वह केवल एक कंकाल योद्धा से मिला और उसे एक अनडेड एसेंस मिला। लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि वह अगली बार भी उतना ही भाग्यशाली होगा जब वह उनमें से 10,000 से टकरा सकता है। क्या होगा अगर वह एक लिच से मिले? यह एक आर्कमेज के स्तर पर एक भयावह अस्तित्व था। इसके अलावा अनडेड प्लेन में ऐसा अस्तित्व इतना दुर्लभ नहीं था। एक ऐसे प्लेन में जहां ब्लैक ड्रैगन भी एक बड़े समूह में पाए जा सकते थे, कुछ दर्जन या 100 लिच क्या मायने रखते थे। रुको, मरे हुए विमान के बारे में सभी तरह की बातें याद करने के बाद आरव मेहरा को अचानक एक समस्या याद आई। तो वहां केवल एक कंकाल योद्धा क्यों था? यह अफवाह है कि मरे हुए विमान में अनगिनत मरे हुए लोग हैं। यहाँ कंकाल योद्धाओं का एक समुद्र होना चाहिए। इतने लंबे समय के बाद मैं सिर्फ एक कंकाल योद्धा से कैसे मिल सकता था? ये तर्कसंगत नहीं है। क्या ये संभव है कि यह वास्तव में मरे हुए विमान नहीं है? इस संभावना ने आरव मेहरा के हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया। हाँ या नहीं, अंतर बहुत बड़ा था। एक पक्ष के पास अनंत धन का मौका था, जबकि दूसरे पक्ष के पास कठिनाइयों के अलावा कुछ नहीं था। आरव मेहरा ने इसके लिए एक जोखिम भरा निर्णय लिया। उसने अपने मंत्र को बाधित किया ताकि वह उन रूनों को सक्रिय कर सके जो उसे वापस लौटने देंगे, और इसके बजाय जादूगा आंख मंत्र का जाप किया। 3 जादूगा आंखें एक के बाद एक रात में घुल मिल गईं क्योंकि वे बहुत तेज गति से चलते हुए जमीन के करीब चिपक गईं। मैजाइज ने जो दिखाया उससे आरव मेहरा को पता चल गया कि पूरी काली बंजर भूमि पर वास्तव में कोई और मरे हुए जीव नहीं थे। इस खोज ने आरव मेहरा की सांसों को तेज कर दिया, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसके मन में अभी भी कुछ शंकाएं थीं, इसलिए उसने डिटेक्ट अनडेड का इस्तेमाल किया। इस बार आरव मेहरा ने उन्हें महसूस किया। बंजर भूमि में वास्तव में उनमें से कोई भी नहीं था, लेकिन वे भूमिगत सो रहे थे। अगर वे चिंतित नहीं होते तो वे 8 से 10 साल तक नहीं जाग सकते थे। आरव मेहरा को यह जानकर अभी भी आश्चर्य हुआ कि जमीन के नीचे सभी मरे हुए जीवों में से सबसे शक्तिशाली केवल एक बोन डेविल था। यह जानना जरूरी था कि बोन डेविल की ताकत अधिकतम एक महान जादूगर के बराबर थी। यह ज्यादा समझ में नहीं आया। इतने बड़े काले बंजर भूमि में सबसे शक्तिशाली जीव एकमात्र बोन डेविल कैसे हो सकता है? आखिरकार अनडेड प्लेन में बंशी और लिचेस ने जगह भर दी। एक साधारण बोन डेविल वह इतने बड़े क्षेत्र पर कैसे कब्जा कर सकता है? इस समय आरव मेहरा को लगभग यकीन था कि यह जगह निश्चित रूप से अनडेड प्लेन नहीं थी। यहाँ इतने सारे अनडेड नहीं थे कि ऐसा हो सके, और वे बहुत कमजोर भी थे। बोन डेविल जैसी कमजोर चीज इस क्षेत्र में सबसे मजबूत थी। अनडेड प्लेन में पी केरा के उन जादूगरों का जिक्र तक नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन यह अनडेड प्लेन नहीं था, तो ये कहाँ था? अनडेड यहाँ थे। एक गहरा लाल अर्धचंद्र था, हवा मौत की ऊर्जा से भरी हुई थी और इसकी गंध भी अनडेड प्लेन जैसी ही थी। ये सारी समानताएं बोन प्लेन। इन सभी सुरागों के साथ आरव मेहरा ने अपने सिर पर थपथपाया और आखिरकार याद किया, ये सही है, ये बोन प्लेन ही होगा। एक ऐसा प्लेन जिसकी विशेषताएं अनडेड प्लेन से बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन इसकी शक्ति अनगिनत गुना कम थी। यह आरव मेहरा के लिए बहुत अलग था। उस विशाल जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी में प्लेन उपनिवेशीकरण युग के बारे में अनगिनत दस्तावेज थे और आरव मेहरा ने बोरियत महसूस होने पर उनमें से कुछ को पढ़ा था, यहाँ तक कि ज्यादा महत्वहीन भी। बोन प्लेन की खोज प्लेन उपनिवेशीकरण युग के बीच में कहीं हुई थी। आइवरी टॉवर के 3 युवा जादूगरों ने एक प्रयोग के दौरान गलती से बोन प्लेन के निर्देशांक प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उन्होंने निर्देशांक का उपयोग करके एक बिल्कुल नया प्लेनर पथ बनाया और फिर 3 महीने के भीतर बोन प्लेन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली। हाँ, सिर्फ 3 महीने। अध्याय 27। ये संभवतः पूरे प्लेन उपनिवेशीकरण युग में जीतने वाला सबसे तेज और सबसे किफायती विमान था। युवा जादूगर एक घिसे पिटे जादुई युद्धपोत का उपयोग कर रहे थे, फिर भी उन्हें पूरे विमान पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल 3 महीने की आवश्यकता थी। ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि बोन प्लेन का स्तर वास्तव में बहुत कम था। वहां सबसे शक्तिशाली प्राणी केवल एक बोन ड्रैगन था। घिसे पिटे जादुई युद्धपोत ने सिर्फ एक ही बार में बोन ड्रैगन को अस्तित्व से मिटा दिया था। 3 युवा जादूगरों ने आइवरी टॉवर के उच्च अधिकारियों का पक्ष प्राप्त करने के लिए उस विमान पर अपनी चमत्कारिक विजय पर भरोसा किया था और वास्तव में उस शक्तिशाली बल के मुख्य जादूगर बन गए थे। कई दशकों के प्रयासों के बाद वे सफलतापूर्वक आइवरी टॉवर की परिषद में प्रवेश कर गए और वहां प्रमुख व्यक्ति बन गए। उस युग में ऐसी बहुत सी कहानियां थीं, लेकिन कहानी के बाद जो हुआ वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। आरव मेहरा को याद आया कि आइवरी टॉवर द्वारा बोन प्लेन प्राप्त करने के बाद ये वास्तव में नोसेंट की 7 प्रमुख ताकतों में से एक के रूप में उभरा। इसने न केवल एक सहस्राब्दी के लिए डार्क हाईलैंड को नियंत्रित किया, बल्कि एक स्वर्गग्रैंड जादूगर बैन इससे आया। इसके अलावा बैन के पास एक असाधारण जादू का उपकरण भी था, जो प्रसिद्ध बुक ऑफ डेथ था। इस तथ्य के बावजूद कि आइवरी टॉवर ने कभी भी अपने अचानक उदय का कारण नहीं बताया, चतुर पर्यवेक्षक अनुमान लगा सकते थे कि आइवरी टॉवर का अचानक उदय, जिसे काकिशस परिषद द्वारा कई सहस्राब्दियों तक दबा दिया गया था, निश्चित रूप से 3 युवा जादूगरों द्वारा बोन प्लेन की खोज से संबंधित था। यह उस समय एक सार्वजनिक रहस्य था। आइवरी टॉवर के उदय के बाद बोन प्लेन का इनाम धीरे धीरे पूरे नोसेंट में फैल गया। अनगिनत लोग उस उपजाऊ काली भूमि पर नजर गड़ाए हुए थे। आइवरी टॉवर ने वहां एक जादूगर सेना छोड़ दी और हर दिन बड़ी संख्या में अत्याचारियों को मार डाला, लेकिन बड़े लाभ प्राप्त करने की संभावना के प्रलोभन में ऐसे लोगों की अनगिनत लहरें हर समय घुसपैठ करती रहती थीं। ये स्थिति तब तक जारी रही जब तक कि नोसेंट का मान समाप्त नहीं हो गया। शक्तिशाली जादूगर एक के बाद एक गिर गए और उभरता हुआ आइवरी टॉवर गायब हो गया। जहां तक उस उपजाऊ काली भूमि का सवाल है, उसने आखिरकार लंबे समय से खोई हुई शांति का स्वागत किया। लेकिन ये सब अभी होना बाकी था। 3 युवा जादूगर 10,000 साल बाद इस विमान के निर्देशांक पर ठोकर खा गए। लेकिन आरव मेहरा ने पहले ही लोकेश मेहरा के प्लेनर पथ के माध्यम से इस उपजाऊ विमान पर कदम रखा था, जिसका मतलब था कि शायद आइवरी टॉवर एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक डार्क हाईलैंड पर शासन नहीं करेगा और हेवन मैज बैन के पास असाधारण मैजिक टूल बुक ऑफ डेथ नहीं होगा। लेकिन आरव मेहरा के लिए समय रेखा में इतनी जल्दी बोन प्लेन को ढूंढना एक गंभीर समस्या थी। विजय अत्यंत कठिन होगी। जब आइवरी टॉवर के उन 3 जादूगरों ने बोन प्लेन की खोज की थी, तो वे इसे केवल 3 महीनों के भीतर ही जीत पाए थे, क्योंकि उनके पास एक जादुई युद्धपोत था। भले ही यह घिसा पिटा हो, फिर भी यह एक जादुई युद्धपोत था। इसकी शक्ति पर भरोसा करके 3 युवा जादूगर आसानी से बोन प्लेन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम थे और केवल एक ही बार में सबसे शक्तिशाली निवासियों को मार गिराया। लेकिन आरव मेहरा ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि विमान उपनिवेशीकरण का युग अभी शुरू हुआ था और हालांकि जादुई युद्धपोत पहले ही बनाए जा चुके थे, लेकिन वे अपनी भविष्य की विनाशकारी शक्ति से बहुत दूर थे। इसके अलावा वर्तमान जादुई युद्धपोत केवल कुछ सबसे शक्तिशाली ताकतों के हाथों में थे। इसके अलावा भले ही ये युद्धपोत अभी उतने ही शक्तिशाली हों जितने कि वे भविष्य में होंगे, वे आरव मेहरा के हाथों में नहीं पड़ेंगे। आरव मेहरा सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि आरव मेहरा के पास बहुत समय था। अगर सब कुछ इतिहास के मूल पाठ्यक्रम का पालन करता, तो ये केवल 10,000 साल बाद होता कि आइवरी टॉवर के युवा जादूगर संयोग से बोन प्लेन के निर्देशांक पा लेते। आरव मेहरा के पास अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अभी भी पर्याप्त समय होना चाहिए। जब आरव मेहरा बोन ड्रैगन से मुकाबला करने में सक्षम होने की स्थिति में पहुंच जाता, तो बोन प्लेन पर विजय स्वाभाविक रूप से होती। और पर्याप्त रूप से मजबूत होने से पहले आरव मेहरा केवल कम प्रोफाइल बनाए रख सकता था। बोन प्लेन ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसके लिए खोजना असंभव था, लेकिन एक बार वहां पहुंचने के बाद उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। यह उपजाऊ भूमि वर्तमान आरव मेहरा के लिए काफी खतरनाक थी। अगर एक ही समय में 10 से ज्यादा कंकाल योद्धा दिखाई देते, तो आरव मेहरा को उनसे निपटने में काफी संघर्ष करना पड़ता। सोए हुए बोन डेविल की तो बात ही छोड़िए। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो हाई मैज लेवल के करीब था। आरव मेहरा जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास 9वीं रैंक के जादूगर की शक्ति थी, अगर वह उससे टकरा जाता तो उसका एकमात्र विकल्प भागना होता।
इस प्रकार भले ही उसके पैरों के नीचे की काली मिट्टी असीम लगती हो, आरव मेहरा जिस क्षेत्र का पता लगा सकता था वह केवल प्लेनर पथ के बगल में एक छोटा सा भूखंड था। केवल वहां ही वह अभी भी ज्यादातर सुरक्षित हो सकता था। अगर उसे कुछ ऐसा मिलता जिससे वह निपट नहीं सकता तो वह जल्दी से भाग सकता था। आरव मेहरा इस समय इसी क्षेत्र का पता लगा रहा था। लगभग 1 दर्जन मिनट में आरव मेहरा ने 20 से ज्यादा कंकाल योद्धाओं से निपटा, जिससे उसे 4 मरे हुए सार मिले। तस्क तस्क तस्क, ये वास्तव में एक उपजाऊ भूमि है। 4 मरे हुए सार तत्वों को ढूंढना 4 बेहतरीन जादुई औजारों के बराबर था और उन्हें पाने में उसे सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा का समय लगा। आरव मेहरा का समय पहले से ही खत्म हो रहा था। कीमिया सरणी बनाने वाले 3 एबिसल मैजिक डायमंड्स लगभग आधे घंटे तक प्लेनर पथ को बनाए रख सकते थे। उन कंकाल योद्धाओं से निपटने के बाद आरव मेहरा को लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि वह एक सुरक्षा मार्जिन चाहता था। अगर वह फिर से ऐसा करना चाहता था तो वह अगली बार का इंतजार कर सकता था। आरव मेहरा ने देरी नहीं की और 4 मरे हुए सार तत्वों को अपनी जेब में डाल लिया और जाने के लिए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक उसे अपने से 100 मीटर दूर एक चमकीली चमक दिखाई दी। आरव मेहरा की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। ये बोन प्लेन था, काली मिट्टी और भयानक हड्डियों से बनी दुनिया। इस तरह से रोशनी का चमकना निश्चित रूप से असामान्य था। आरव मेहरा ने तुरंत ही निकास द्वार खोलने के लिए मंत्र को रद्द कर दिया और एक जादूगरनी की आंख को काली मिट्टी के पास भेज दिया। आरव मेहरा अचंभित हो गया। जादूगरनी की आंख के माध्यम से आरव मेहरा स्पष्ट रूप से उस झिलमिलाहट के चारों ओर कई कंकाल योद्धाओं को देख सकता था, कम से कम सैकड़ों की संख्या में। कई ज्वलंत आंखें और हड्डियों का जंगल। इसने उन्हें और भी भयानक एहसास दिया। और जिस चीज को वे सभी घेरे हुए थे वह नेदर आयरन की एक नस थी जो कई 100 मीटर लंबी थी। पहली नजर में यह एक विशाल हाइबरनेटिंग काले अजगर की तरह लग रहा था जो मौत की घनी आभा उत्सर्जित कर रहा था। उस पर धुंध की एक परत छाई हुई थी जिसने खूनी चांदनी के साथ साथ आरव मेहरा की दृष्टि को भी ढक लिया था, इस हद तक कि जब वह केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था तब भी आरव मेहरा ने नेदर आयरन की नस नहीं देखी थी। अब तक जब आरव मेहरा ने गलती से उस टिमटिमाती रोशनी को देखा तो वह पूरी तरह से चौंक गया। एक नेदर आयरन नस जो कई 100 मीटर लंबी थी और पूरी तरह से सतह पर खुली हुई थी। अगर इसकी खबर बाहर आ गई तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। आमतौर पर एक नेदर आयरन नस जमीन से कई दर्जन मीटर नीचे ही पाई जा सकती है और तब भी यहाँ वहाँ केवल कुछ टुकड़े ही होंगे। आरव मेहरा ने कभी ऐसी नस के बारे में नहीं सुना था जो सैकड़ों मीटर लंबी हो। ये बहुत डरावना था। आखिरकार नेदर आयरन से बने जादुई हथियारों में स्वाभाविक रूप से डेथ फ्रॉस्ट शक्ति होगी। अगर कोई बाजार में उतारा जाता तो वह दसियों हजार सोने में बिकता। इसके अलावा नेदर आयरन के साथ अक्सर सभी तरह के कीमती जादुई रत्न होते। ये जादुई रत्न नेदर आयरन से भी ज्यादा कीमती थे। एबिसल मैजिक डायमंड उनमें से एक था। इतनी लंबी नेदर आयरन नस ये 10,000 लोगों को तैयार करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मैजाई के जरिए सब कुछ देखने के बाद आरव मेहरा को पास जाने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह एक चट्टान के पास गया और सावधानी से खुद को छिपा लिया। आयरन वेन के बगल में 200 कंकाल योद्धा थे। अगर वह उन्हें डराता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। निष्क्रिय बोन डेविल का तो जिक्र ही नहीं, जो निश्चित रूप से बहुत मेहमाननवाज नहीं होगा। सीधे आगे बढ़ना सवाल से बाहर था। सैकड़ों कंकाल योद्धा और एक बोन डेविल जो कभी भी जाग सकता था। उनसे लड़ने से पहले उसे कम से कम एक हाई मैच की ताकत की जरूरत होगी, लेकिन वह सिर्फ 9वीं रैंक का मैच था। अंदर जाना बस अपनी जान गंवाने जैसा था। लेकिन जाहिर है इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं कर सकता था। आरव मेहरा चट्टान के पीछे छिप गया और दूसरी मैजाई को बाहर निकालते हुए इस बारे में सोचने लगा। लेकिन इस बार जब यह मैजाई नेदर आयरन वेन के पास से उड़ी तो आरव मेहरा ने न केवल उस पर से नियंत्रण खो दिया, बल्कि उसने उसमें बहुत सारा मैना भी डाल दिया, जिससे वह मैजाई काफी अजीब हो गई। ये निश्चित रूप से आरव मेहरा के सीधे नियंत्रण से अलग हो गई थी, लेकिन बचे हुए मैना के सहारे की बदौलत ये लंबे समय तक वहां रह सकती थी। बेशक इस तरह के अस्तित्व का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि आरव मेहरा अब मैजाई से नहीं देख सकता था, क्योंकि उनका कनेक्शन टूट चुका था। नेदर आयरन माइन के ऊपर तैरती हुई मैजाई वास्तव में एक लक्ष्य थी। इसका एकमात्र प्रभाव इसकी फीकी रोशनी का उपयोग स्थिति निर्धारण के लिए करना था। लेकिन यह वही था जिसकी आरव मेहरा को जरूरत थी। मैजाई लगाने के बाद आरव मेहरा चट्टान के सामने आ गया और एक लंबा और थकाऊ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका मैना भंवर घूमा, एक फायरबॉल आरव मेहरा के हाथ से छूटकर उड़ गया। फायरबॉल ने एक लंबा ज्वलंत निशान छोड़ा और कई 100 मीटर आगे उड़ते हुए पलक झपकते ही नेदर आयरन की उस नस के ऊपर पहुंच गया। लगभग उसी समय आरव मेहरा ने एक अंतिम शब्द बोला। एक धमाका हुआ जो जोर से गूंज रहा था जब विशाल फायरबॉल नेदर आयरन नस के ऊपर फट गया, जिससे आकाश में एक धधकती हुई नरकंकाल बन गई। एक पल में नीचे का क्षेत्र आग के समुद्र में बदल गया। अध्याय 28। काली मिट्टी पर आग की बारिश हुई। ऐसा लगा जैसे तेल के बर्तन में आग लग गई हो और कुछ ही पलों में आग का वह समुद्र 100 मीटर तक फैल गया, जिससे सभी सोए हुए कंकाल योद्धा जाग गए। उनकी आत्मा की आग बेसुध होकर धड़क रही थी, क्योंकि वे पूरी तरह से भ्रमित होकर नरक में इधर उधर भाग रहे थे। ये 9वीं रैंक का मंत्र था, अग्नि वर्षा।
जादूगर रैंक के मंत्रों में ये थंडरस्टॉर्म से थोड़ा ही कमतर था, लेकिन मरे हुओं के खिलाफ थंडरस्टॉर्म की तुलना में ये बहुत अधिक प्रभावी था। कंकाल योद्धाओं का बड़ा समूह बस सहज रूप से इधर उधर भाग रहा था, तो वे आग के इस विशाल समुद्र से कैसे बच सकते थे। थोड़ी ही देर में दर्जनों कंकाल जलकर राख हो गए। अगर यह पहले होता तो आरब मेहरा बहुत खुश होता। एक दर्जन से अधिक कंकाल योद्धाओं को जलाने का मतलब था कि उसे कई मरे हुए सार मिलेंगे। लेकिन आरब मेहरा अभी खुश नहीं था। उसने पहले फायर रेन जैसा कोई मंत्र इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि इससे बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा और वह उन मरे हुओं से घिर जाएगा जो इस हंगामे की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन आरब मेहरा इस समय खुद को रोक नहीं सका। नेदर आयरन की एक नस जो कई 100 मीटर लंबी थी, यहाँ तक कि 10,000 साल बाद जादुई सभ्यता के शिखर पर सबसे शक्तिशाली ताकतें भी इसे पाने की लालसा रखतीं। अब तो छोड़िए इस बात को अलग रखते हुए कि क्या आरब मेहरा अब इससे कुछ भी निकाल सकता है, जब तक कि वह अराजकता का फायदा उठाकर नस से कुछ जादुई रत्न हासिल करने में सक्षम था, यह इसके लायक था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह बहुत सारे कंकाल योद्धाओं या यहां तक कि भूमिगत सो रहे बोन डेविल को भी डरा पाएगा, आरब मेहरा को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके सामने फैली हुई इतनी चौंकाने वाली नेदर आयरन वेन के साथ अगर उसने खुद के लिए कोई स्मारिका नहीं ली तो आरब मेहरा खुद को माफ नहीं कर पाएगा। भले ही ये केवल एक मैजिक जेम ही क्यों न हो, इसका मूल्य 100,000 सोने से कम नहीं होगा। ये गिल्डेड रोज के विकास को एक नए स्तर पर ले जाएगा, कम से कम उस समय के बराबर जब आधा साल पहले पुराना बटलर वास्तव में इसकी देखभाल करने में व्यस्त था। ये और भी बेहतर होगा अगर उसे एक अच्छा मिल जाए, जैसे कि एबिसल मैजिक डायमंड। अगर उसके पास एक और एबिसल मैजिक डायमंड होता तो आरब मेहरा उस मास्टर रैंक की मियासरनी को बदलने में सक्षम होता, जिससे वह एक बार में कम से कम 1 घंटे के लिए प्लेन पथ को खुला रख पाता। बोन प्लेन में रहने के समय को आधे घंटे तक बढ़ाने से न केवल वह 100 एसेंस की मात्रा बढ़ाएगा जिसे वह इकट्ठा कर सकता है, इसका मतलब था कि आरब मेहरा अपनी गतिविधियों की सीमा का विस्तार कर सकता था और उच्च स्तर के मरे हुओं का शिकार करने और सभी प्रकार के कीमती प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए बोन प्लेन की गहराई में जा सकता था। ये सब उस समय की मात्रा पर आधारित था जो वह यहाँ रह सकता था। तेज होना चाहिए। मैजाई और फायर रेन को कास्ट करने में उसे लगभग 1 मिनट लगा, लेकिन बोन प्लेन में आरब मेहरा का बचा हुआ समय पहले से ही कम था। इसके अलावा जैसे जैसे आग का वह समुद्र उन्मत्त रूप से फैलता गया, आरब मेहरा अपने पैरों के नीचे की धरती को कांपता हुआ महसूस कर सकता था और काले बंजर भूमि की गहराई से एक गहरी दहाड़ सुनी जा सकती थी। आरब मेहरा ने अनुमान लगाया कि बोन डेविल को हंगामे से जगाया गया था। उसे बोन डेविल के प्रकट होने से पहले ही कार्रवाई करनी थी, अन्यथा उसे समय से पहले एक उच्च जादूगर के स्तर की शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता। उसी समय जब गहरी गर्जना गूंजी, आरब मेहरा चट्टान से चिपक गया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा या कोई जादू नहीं किया, उसने केवल अपने मन भंवर को उकसाया और लगातार उसे अत्यधिक गति से घुमाया, लगातार उसे सीमा की ओर धकेला। कुछ ही 10 सेकंड में आरब मेहरा का मन उबलने की स्थिति में था। इसके तुरंत बाद केवल एक चीज जो दिखाई दे रही थी वह थी एक चमकदार और भयंकर ज्वाला। आरब मेहरा का शरीर आग की लपटों में फट गया और तुरंत आग के समुद्र के केंद्र तक पहुंचने से पहले कई 100 मीटर उड़ गया। जब कोई जादूगर उनके मन भंवर को चकनाचूर कर देता तो वे महान जादूगर दायरे में पहुंच जाते और अपने मन के साथ पूरी तरह से घुलने मिलने की क्षमता प्राप्त कर लेते। इसके अलावा उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती और वे अपनी इच्छानुसार मंत्रों का जाप कर पाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महान जादूगर बनने पर वे संभावित रूप से एलिमेंटल अवतार के रूप में जानी जाने वाली एक भयावह जादुई क्षमता को प्राप्त कर सकते थे। यह उनके शरीर को पूरी तरह से एक विशेष तत्व में बदल देगा, जिससे वे लगभग सभी शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित हो जाएंगे और उस तत्व के गुण प्राप्त कर लेंगे जो उनमें समाहित है। लेकिन ये शक्तिशाली क्षमता केवल थोड़े समय के लिए ही कायम रह सकती है। यहाँ तक कि एक शीर्ष महान जादूगर भी इसे केवल 1 मिनट तक ही कायम रख पाएगा। और आरब मेहरा का समय बहुत कम था। आरब मेहरा अभी भी एक महान जादूगर नहीं था, इसलिए वह जो प्रदर्शित कर रहा था वह वास्तविक एलिमेंटल अवतार नहीं था। आग का वह चमकीला द्रव्यमान आरब मेहरा के मन नियंत्रण का उपयोग करके बनाया गया था, जो उस युग की सीमाओं को पार कर गया था ताकि एलिमेंटल अवतार के दौरान इस्तेमाल किए गए मन परिसंचरण की जबरन नकल की जा सके। यह उस समय के किसी और के लिए व्यवहारिक रूप से असंभव होगा। यह एक ऐसा मंत्र था जो सीमाओं को पार कर गया था और मंत्र की अवधि एक औसत महान जादूगर की तुलना में भी कम होगी। आरब मेहरा ने अनुमान लगाया कि वह अधिकतम 10 सेकंड तक टिक सकता है। अगर वह 10 सेकंड के भीतर सब कुछ पूरा नहीं कर सका तो एलिमेंटल अवतार के गायब होने के बाद उसे न केवल एक उग्र बोन डेविल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे अपने मन को ओवरड्राफ्ट करने के कारण होने वाली कमजोरी का भी सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार जब आरब मेहरा आग के समुद्र के केंद्र तक पहुंचने वाला था तो उसने लगातार 5 फ्लेम बर्स्ट डाले। एलिमेंटल अवतार तत्काल अग्नि प्रणाली मंत्र के साथ आया था। आरब मेहरा ने इन फ्लेम बर्स्ट को एक एक करके बिना किसी रुकावट के डाला। केवल लगातार विस्फोटों की गूंज सुनी जा सकती थी। नीदर आयरन वेन में 1 दर्जन मीटर से अधिक लंबा छेद दिखाई दिया। एक फीकी काली रोशनी वाले अयस्कों के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे और उनमें से प्रत्येक उच्च गुणवत्ता का था और कई हजार सोने के सिक्कों में बिक सकता था। लेकिन आरब मेहरा ने उनकी ओर देखा तक नहीं, इसके बजाय कुछ टिमटिमाती रोशनी पर झपट पड़ा।
एलिमेंटल अवतार सक्रिय होने के दौरान उसकी गति अथाह थी और चूंकि आरव मेहरा अपने मन को जबरन घुमा रहा था, इसलिए वह और भी तेज था। आग के समुद्र में एक चमकदार लौ तेजी से बढ़ती देखी जा सकती थी। जो रोशनी अभी तक नहीं गिरी थी, उसे आरव मेहरा ने पहले ही इकट्ठा कर लिया था। उसी समय धरती उसके पैरों के नीचे भयंकर रूप से हिल गई। इसके बाद एक भयानक हड्डीदार राक्षस जमीन से बाहर आया और एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। ये 4 से 5 मीटर लंबा था और अनगिनत धुंधली फॉस्फोरेसेंट रोशनी से घिरा हुआ था और इसकी खोपड़ी के केंद्र में मिट्टी के आकार की एक उग्र आत्मा की आग थी। एक उच्च जादूगर के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्सर्जित हुई और आग के समुद्र के भीतर अनगिनत कंकाल योद्धाओं ने अपने सिर नीचे कर लिए। भले ही वे नरक में जलकर राख हो गए हों, लेकिन कंकाल योद्धाओं में से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। जब बोन डेविल दिखाई दिया तो अराजक दृश्य तुरंत स्थिर हो गया। कंकाल योद्धाओं की अशांति को शांत करने के बाद बोन डेविल ने एक और गहरी दहाड़ लगाई और एक भयंकर मान उतार चढ़ाव के बाद कुछ शानदार किरणें निकलीं। लक्ष्य आरव मेहरा था, जो उन कुछ टिमटिमाती रोशनियों को पकड़ रहा था। बोन डेविल की डार्क फायर बुलेट ऐसी चीज थी जिससे एक हाई मैच भी सावधान हो सकता था। आरव मेहरा एलिमेंटल अवतार सक्रिय होने के बावजूद भी उसका सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। जैसे ही बोन डेविल ने उन मंत्रों को शूट किया, आरव मेहरा ने पहले ही एक फ्लेम फ्लैश छोड़ दिया था। इस बार फायर रेन का महत्व दिखाया गया था। आग का समुद्र, जो पहले से ही कई 100 मीटर तक फैल चुका था, पहले से ही आरव मेहरा के लिए सबसे अच्छा भागने का साधन बन गया था। आरव मेहरा पानी में मछली की तरह लग रहा था क्योंकि उसने फ्लेम फ्लैश का इस्तेमाल किया था। डार्क फायर बुलेट्स के आने से पहले ही आरव मेहरा ने पहले ही 3 बार फ्लेम फ्लैश का इस्तेमाल किया था और आग के समुद्र के किनारे भाग गया था। इसके तुरंत बाद आरव मेहरा ने पहले के मंत्र का उपयोग किया, जिससे नोसेंट के लिए प्लेनर पथ एक बार फिर से प्रकट हुआ। आरव मेहरा ने प्लेनर पथ पर 2 कदम बढ़ाए और विकृत स्थान के भीतर से काले बंजर भूमि को देखा। यहाँ अगली यात्रा कम से कम 1 महीने बाद होगी। पथ पर आगे बढ़ते हुए आरव मेहरा ने एक बार फिर नोसेंट में कदम रखा। 3 एबिसल मैजिक डायमंड अपना मैना समाप्त करने के बाद काले हो गए। वे 3 पत्थरों की तरह दिख रहे थे, जिनमें अब एबिसल मैजिक डायमंड से जुड़ी कोई चमक नहीं थी। तहखाना एक बार फिर अंधेरे में डूब गया था। 3 बहुत कम है। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। मास्टर रैंक कीमिया सरणी के लिए आवश्यक मैना की मात्रा बहुत बड़ी थी। 3 एबिसल मैजिक डायमंड को केवल सबसे कम संख्या माना जा सकता था जो काम करेगी। हर बार जब मैना समाप्त हो जाती थी तो सरणी को ठीक होने में कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होती थी। दूसरे शब्दों में आरव मेहरा 1 महीने के बाद फिर से बोन प्लेन में प्रवेश कर पाएगा, लेकिन वह वहां केवल आधे घंटे तक ही रह पाएगा। बहुत परेशान करने वाला। 30 मिनट वास्तव में आरव मेहरा के लिए काफी नहीं थे। ये सिर्फ मुनाफे का मामला नहीं था, यह आरव मेहरा की योजना से जुड़ा था। अगर यह मामला सुलझ जाता तो आरव मेहरा को संभवतः एक असाधारण जादुई उपकरण मिल सकता था। ये सही है, हेवन रैंक मैच बैंक का असाधारण जादुई उपकरण, मौत की किताब। उसे बस समय चाहिए था। 30 मिनट का समय काफी नहीं था और आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि अगर वह इस मामले को सुलझाना चाहता है तो उसे कम से कम 3 दिन चाहिए होंगे, और वह भी तब जब कुछ भी गलत न हुआ हो, इसलिए उसे सुरक्षित रहने के लिए 4 दिन अलग रखने पड़े। इतना लंबा समय निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे मुट्ठी भर एबिसल मैजिक डायमंड संतुष्ट कर सकें। सैकड़ों एबिसल मैजिक डायमंड्स के बिना ये सिर्फ एक सपना होगा। अंतर बहुत बड़ा है। आरव मेहरा ने महसूस किया कि उसकी जेब में क्या था। 10 मरे हुए सार के अलावा 6 जादुई रत्न थे जो उसने नेदर आयरन वेन से छीने थे। 10 मरे हुए सार को आरव मेहरा ने अलग रख दिया था। उनका एकमात्र उपयोग उन्हें जादुई हथियारों में जोड़ना था। उनकी कीमत में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, इसलिए पुराने बटलर को उनसे निपटने देना उचित होगा। फिर आरव मेहरा ने एक के बाद एक 6 जादुई रत्न निकाले। आरव मेहरा को पहले से ही सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने पहला जादुई रत्न निकाला। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला डार्क फायर रत्न था। इसमें आग और जहर के गुण थे। इसका इस्तेमाल आमतौर पर एम्बेडिंग में किया जाता था, चाहे वह हथियार पर हो या गहने के टुकड़े पर। एक बार जड़े जाने के बाद डार्क फायर जेम में चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति होगी जो उपयोगकर्ता की ताकत पर निर्भर नहीं करती। यहाँ तक कि 3 साल के बच्चे के हाथों में भी ये जिमी जैसे 10 मजबूत हटे कट्टे आदमियों को मार सकता है। डार्क फायर जेम की कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक होने वाली थी। अध्याय 29। लेकिन डार्क फायर जेम के भीतर की शक्ति सीमित थी और एक शानदार कीमियागर भी इसे आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचा सकता था। यह एबिसल मैजिक डायमंड से कमतर लग रहा था, लेकिन अगर इन दोनों को एक ही समय में बाजार में उतारा जाता तो डार्क फायर जेम को अंततः अधिक कीमत मिलती। यह एक निश्चितता थी। उपयोगकर्ता के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी जिससे ये निचले स्तरों पर बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता। हर प्रमुख परिवार अपने उत्तराधिकारियों को पालने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा। मोंची परिवार का मेसन इसका एक अच्छा उदाहरण था। उसे एक सच्चा जादूगर बनाने के लिए मोंची परिवार ने कई 100,000 सोना खर्च किया था। अगर उन्होंने उसे जादूगर बनाने के लिए कई 100,000 सोना खर्च किया तो मोंची परिवार एक उत्कृष्ट जादू उपकरण के लिए कितना भुगतान करने को तैयार होगा जिसमें उपयोग की आवश्यकताएं पूरी तरह से नहीं थीं। आखिरकार एक उत्कृष्ट जादू उपकरण का उपयोग करने वाला जादूगर कुछ कमजोर महान जादूगरों का सामना कर सकता है। शुभकामनाएं।
आरव मेहरा खुशी से मुस्कुराया। सिर्फ इस एक डार्क फायर जेम के साथ इस यात्रा को एक बड़ी सफलता माना जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल प्लानर पाथ को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसे बाजार में लाना भी बुरा नहीं था। उसे इसकी बिक्री से कम 5 लाख सोना मिलना चाहिए था, और यह एक रूढ़िवादी अनुमान था। अगर वह मुनाफे का इस्तेमाल एबिसल मैजिक डायमंड खरीदने में भी करता तो भी उसके पास काफ़ी पैसे बच जाते। आरव मेहरा ने डार्क फायर जेम को टेबल पर रखा और अपनी जेब से 3 और मैजिक जेम निकाले। लेकिन इस बार कोई सुखद आश्चर्य नहीं हुआ। वे काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाले मैजिक जेम होने के बावजूद डार्क फायर जेम की कीमत की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था। उनमें से सबसे अच्छा एलिमेंटल एम्बर था, जिसमें बहुत कम मात्रा में मैना था। लेकिन यह अभी भी सबसे अच्छे मैना वेसल में से एक था, और यह बाहरी स्रोतों से बड़ी मात्रा में मैना स्टोर कर सकता था। यह एक हाई मैच स्पेल भी स्टोर कर सकता था। थोड़ा सोचने के बाद आरव मेहरा ने डार्क फायर जेम के साथ अन्य 2 जादुई रत्नों को रख दिया और एलिमेंटल एम्बर को अपने पास रख लिया। अब आखिरी जादुई रत्न की बारी थी। जब आरव मेहरा ने अपना हाथ वापस अपनी जेब में डाला तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। आरव मेहरा को साफ तौर पर महसूस हुआ कि आखिरी जादुई रत्न में हड्डियों को ठंडा करने वाली भावना थी। क्योंकि बोन डेविल की शक्ति बहुत ज्यादा थी और आरव मेहरा को भागने की जरूरत थी, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसे कौन से जादुई रत्न मिले हैं। लेकिन अब जब वह नोसेंट के पास वापस आया और अपनी लूट की जांच की, तो आरव मेहरा ने आखिरकार देखा कि उसकी जेब में यह आखिरी चीज बिल्कुल भी जादुई रत्न नहीं लग रही थी। लेकिन भले ही वह जादुई रत्न न हो, लेकिन यह उसके पास मौजूद सभी जादुई रत्नों से ज्यादा कीमती हो सकता है। जरूर, आरव मेहरा ने अपनी जेब से वस्तु निकालते समय सावधानी से कहा। ये कबूतर के अंडे के आकार का था, एक चमकदार शुद्ध काला, जिसमें समय समय पर एक चमक चमकती रहती थी। इसमें एक लुभावनी शक्ति थी। निश्चित रूप से ये फ्रॉस्ट लिच हॉट है। किंवदंतियों में यह एक लिच की आत्मा की आग बुझ जाने के बाद भौतिक रूप में प्रकट हुआ। एक लिच एक भयावह अस्तित्व था जो एक उच्च जादूगर से मुकाबला करने में सक्षम था, और इसकी ताकत बोन प्लेन पर शासन करने वाले बोन ड्रैगन से कम नहीं थी। भले ही इसकी आत्मा की आग बुझ गई हो, फिर भी इसमें दुनिया को हिला देने वाली शक्ति होगी। हालांकि आरव मेहरा ने कभी असली फ्रॉस्ट लिच हॉट नहीं देखा था, लेकिन फ्रॉस्ट लिच का उल्लेख क्षयग्रस्त पुस्तकालय की पुस्तकों में कई बार किया गया था। जादू के युग के चरम पर भी फ्रॉस्ट लिच हॉट का अपना महत्व था, इसलिए वर्तमान युग में इसके महत्व का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये फ्रॉस्ट लिच हॉट कम से कम 10 एबिसल मैजिक डायमंड के बराबर था, और अगर इसे प्लेनर पाथ को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता तो आरव मेहरा अगली बार बोन प्लेन में कम से कम 5 घंटे तक रह पाता। उसने वह जुआ जीत लिया था। भले ही एलिमेंटल अवतार ने आरव मेहरा के सारे मैना को खत्म कर दिया हो, भले ही बोन डेविल की डार्क फायर बुलेट आरव मेहरा को लगभग लग गई हो, लेकिन फ्रॉस्ट लिच हॉट के सामने ये कोई मायने नहीं रखता। इस फ्रॉस्ट लिच हॉट के साथ आरव मेहरा धीरे धीरे उस नेदर आयरन वेन को कुतरने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे ग्रेट मैच तक आगे बढ़ना था। एक 9वीं रैंक का मैच बड़ी संख्या में स्केलेटन योद्धाओं के सामने बहुत कमजोर लगेगा। उनके पीछे मौजूद एक बोन डेविल जो हाई मैच के खिलाफ मुकाबला कर सकता है। लेकिन ग्रेट मैच बनने के लिए आगे बढ़ने के लिए आरव मेहरा को अपनी योजना को अंजाम देना होगा। अपनी लूट की जांच करने के बाद आरव मेहरा को हाल ही में प्राप्त फ्रॉस्ट लिच हॉट के साथ मास्टर रैंक की मिया सरनी को बदलने में 1 और घंटा लगा। इस कार्य को पूरा करने के बाद आरव मेहरा ने जादुई रत्न और मरे हुए सार को अपनी जेब में रख लिया और गुप्त मार्ग से बाहर निकल गया। जब आरव मेहरा अध्ययन कक्ष से बाहर निकला तो रेमी पहले से ही काफी देर से बाहर घूम रहा था। रेमी ने 2 खबरें लाईं, एक बुरी और एक अच्छी। बुरी खबर ये थी कि सोलन ने सेज टॉवर में छानबीन की थी और उसे मन बपतिस्मा के लिए जरूरी 3 सामग्रियां ही मिली, जिसका मतलब है कि आरव मेहरा को अभी भी जरूरी 7 वस्तुओं में से आधे से ज्यादा की जरूरत थी। अच्छी खबर यह थी कि भले ही सोलन को बाकी 4 सामग्रियां न मिले, लेकिन उसने आरव मेहरा को एक जगह दी थी जहां वह उन्हें पा सकता था, ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस, जहां हर 3 महीने में कार्यक्रम होते थे। यह मामला दरअसल संयोग से सामने आया था। 2 दिन पहले सोलन को ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस का निमंत्रण मिला था और उसके साथ उन वस्तुओं की सूची आई थी जो वहां बेची जाएंगी। उस पर आरव मेहरा को जरूरी 4 सामग्रियां लिखी थीं। अच्छी खबर वाकई अच्छी थी, लेकिन समस्या ये थी कि आरव मेहरा के पास पैसे नहीं थे जिसका वह तुरंत इस्तेमाल कर सके। उसके पास उस समय वाकई कुछ भी नहीं था। स्पेक्ट्रम पोशन ने 30,000 सोना लाया था, लेकिन इसे पहले ही गिल्डेड रोज में निवेश किया जा चुका था। आरव मेहरा के पास 50 से ज्यादा सोना नहीं था। वह पिछले 2 महीनों से बाहर नहीं गया था, इसलिए उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब जब उसके पास अचानक 4 सामान खरीदने के लिए थे, तो आरव मेहरा को यह जानकर थोड़ा बुरा लगा कि वह बस भुगतान नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा बटलर मदद नहीं कर सका। हालांकि पिछले कुछ महीनों में गिल्डेड रोज का कारोबार बहुत अच्छा था, क्योंकि वह फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरी तरह से पुनर्जीवित करना चाहता था। इसलिए कमाए गए सारे पैसे को स्टॉक और बढ़ाने में मदद करने के लिए वापस निवेश किया गया। चारों में से सबसे सस्ता 5,000 सोने का था, जबकि सबसे महंगा 30,000 सोने तक भी पहुंच सकता था, और यह सिर्फ शुरुआती कीमत थी। अगर वह बदकिस्मत रहा और किसी मूर्ख प्रतियोगी से मिला जो सोने से लबालब था, तो आरव मेहरा शायद 100,000 में भी इसे नहीं पा सकता था। अगर मैं एंडेड एसेंस बेच दूं तो क्या होगा?
लेकिन एंडेड एसेंस के उन कुछ टुकड़ों की कीमत 10,000 सोने के बराबर है। अगर मेरे पास पर्याप्त नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वाकई डार्कफायर जेम बेचना होगा? इसका इस्तेमाल गिल्डेड रोज की स्थिति को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। लगता है कि मैं सिर्फ 2 पोशन ही बेच सकता हूँ, जिन्हें मैंने रिफाइंड किया है। आरव मेहरा ने अपनी जेबों में से एक के अंदर हाथ डाला। अंदर 2 पोशन थे जो उसने कुछ समय पहले बनाए थे। उसने सोचा था कि अगर उसे कोई खतरनाक चीज मिलती है तो वह बोन प्लेन में उनका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे उनकी जरूरत नहीं पड़ी। उसने सोचा कि वह उन्हें अभी बेच सकता है। आरव मेहरा ने अपना साफ काला गाउन पहना और ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के लिए निकलने से पहले पुराने बटलर का अभिवादन किया। ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस विक्टोरियस रिटन मेन स्ट्रीट पर था। ये गिल्डेड रोज से 1000 मीटर दूर था, जो मुख्य सड़क के दूसरी तरफ था, और इसने सड़क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। हर दिन इस जगह से बहुत ज्यादा सोना निकलता था। जब से इसे 50 साल पहले थाउजेंड सल सिटी में स्थापित किया गया था, तब से ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस हमेशा से ही कम महत्वपूर्ण रहा है। इसने कभी भी थाउजेंड सल सिटी के संघर्षों में भाग नहीं लिया और हमेशा हर ताकत के प्रति अनुकूल रवैया रखा। साथ ही कोई भी ताकत ऐसी नहीं थी जो ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस को भड़का सके। हर कोई जानता था कि हालांकि ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं कर रहा था, लेकिन इसके पीछे ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स खड़ा था, जिसे पूरे नोसेंट में प्रथम श्रेणी की ताकत माना जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस वास्तव में अपरंपरागत होता गया। सभी ताकतों के साथ अच्छे संबंध रखते हुए उन्हें उचित दूरी पर भी रखता था, जैसे कि यह थाउजेंड सल सिटी के सामाजिक नेटवर्क से बाहर रहता हो। लेकिन इस अपरंपरागत रवैये की वजह से ही ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस का कारोबार दिन ब दिन बेहतर होता गया। 50 साल पहले थाउजेंड सल सिटी में कई नीलामी घर थे, लेकिन 50 साल बाद भी सिर्फ ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस ही मजबूती से चल रहा था। क्योंकि इसने सभी ताकतों को समान रूप से दूर रखा, इसलिए लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ी कि उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है, भले ही उन्हें कोई विचार न मिले। थाउजेंड सल सिटी में उलझी विभिन्न ताकतों को इस तरह की बिल्कुल तटस्थ जगह की जरूरत थी, और वह वर्तमान ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस था। अब आरव मेहरा ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के बाहर खड़ा था। ये बताने के बाद कि वह क्यों आया है, कोई उसे जल्दी से अंदर ले गया। ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस ने सड़क के एक पूरे हिस्से को घेर रखा था, और निश्चित रूप से इसका अंदरूनी भाग एक भूलभुलैया की तरह था। आरव मेहरा ने उस व्यक्ति का लगभग 10 मिनट तक पीछा किया और फिर एक छोटे से रिसेप्शन रूम में पहुंच गया। आरव मेहरा का स्वागत करने वाला एक युवक था जो 20 साल से थोड़ा ज्यादा का लग रहा था। उसने काले रंग का गाउन पहना हुआ था, जिसके कफ पर थोड़ा दाग था। आरव मेहरा ने एक नज़र डाली और सोचा, ये रेनबो सैंड सॉल्यूशन होना चाहिए, यह एक अच्छा अल्केमिस्ट होना चाहिए। रेनबो सैंड बहुत महंगा था, इसलिए अगर कोई अल्केमिस्ट एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचा होता तो वह इतनी महंगी सामग्री को इतनी जल्दबाजी में संभालने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अल्केमिस्ट अच्छे मूड में नहीं था। आरव मेहरा को दरवाजे से आते देखकर उसने थोड़ा सिर हिलाया। बैठो। आरव मेहरा ने अपनी नाक खुजाई और युवा अल्केमिस्ट के सामने बैठ गया। जैसे ही वह ये बताने वाला था कि वह क्यों आया है, युवा अल्केमिस्ट ने अपना हाथ हिलाया और अधीरता से कहा, ठीक है, तुम मुझे वह औषधि दे सकते हो जिसे तुम बेचना चाहते हो और चले जाओ। मैं उसका मूल्यांकन करूंगा और फिर उसे उसके उचित मूल्य पर बेचूंगा। तुम कुछ दिनों में आकर अपना पैसा ले सकते हो। आरव मेहरा को यह सुनकर थोड़ा असहज महसूस हुआ। मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए इन 2 औषधियों पर भरोसा कर रहा हूं, मैं तुम्हें उनका मूल्यांकन कैसे करने दे सकता हूं? इसके अलावा भले ही मैं तुम्हें उनका मूल्यांकन करने देने के लिए तैयार था, ये देखते हुए कि तुम रेनबो सैंड सॉल्यूशन को कैसे संभालते हो, क्या तुम्हारे पास वह क्षमता भी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। इन शब्दों से ये देखा जा सकता था कि आरव मेहरा में सुधार हो रहा था। अगर यह कुछ महीने पहले वाला आरव मेहरा होता तो वह पहले ही इस आदमी के चेहरे पर टॉर्नेडो विप मार चुका होता। अध्याय 30। लेकिन युवा की मियागर को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि वह एक विपत्ति से बाल बाल बच गया है। आरव मेहरा के इनकार को सुनने के बाद उसका चेहरा भद्दा हो गया। क्या तुम मेरे द्वारा धोखा दिए जाने से डरते हो? सच में हास्यास्पद। मैंने तुम्हारे जीवन काल में जितनी औषधियां बनाई हैं, उससे कहीं ज्यादा औषधियां मैंने बनाई हैं। तुम्हारी 2 औषधियां मेरे द्वारा तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने के योग्य कैसे हो सकती हैं? मुझे सच में कोई जल्दी नहीं है। आरव मेहरा ने एक गहरी सांस ली और वही दोहराया जो उसने कहा था। अच्छा तो? आरव मेहरा को जिद करते देख युवा कीमियागर सिर्फ गुस्से में सिर हिला सका। लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे पास अभी भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दे सकता हूँ। आरव मेहरा मुस्कुराया और दोनों औषधियां मेज पर रख दीं। दोनों औषधियां हरी थीं और उनमें से एक घनी, परेशान करने वाली गंध आ रही थी। एक ही घूंट के बाद युवा कीमियागर भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। 2 घटिया हीलिंग पोशन, जिनकी कीमत 300 स्वर्ण है। युवा कीमियागर को अपना मूल्यांकन जारी करने में केवल 30 सेकंड लगे। जब उसने दोनों पोशन वापस टेबल पर रखे तो उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया, कचरा। इस बार आरव मेहरा ने कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ते ही दोनों पोशन उठा लिए। क्या मजाक है? तुमने मेरे घोस्ट पोशन और मेरे ज्वालामुखी पोशन को हीलिंग पोशन के रूप में मूल्यांकित किया, और जिसका अनुमानित मूल्य केवल 300 स्वर्ण है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो?
लेकिन जैसे ही आरव मेहरा बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, रिसेप्शन रूम का दरवाज़ा दूसरी तरफ से खुला। आने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था। वह 60 से ज्यादा उम्र का था, झुर्रियां थीं, बाल सफ़ेद थे और दाढ़ी सफ़ेद थी। वह झुर्रीदार भूरे रंग का गाउन पहने हुए था और अंदर आते समय हौंफ रहा था, मानो वह पूरा रास्ता दौड़कर आया हो। क्या माज मेहरा अंदर आया? आप? आरव मेहरा ने बूढ़े व्यक्ति को देखकर हैरान होते हुए रुककर कहा। चाहे वह उसकी अपनी यादों में हो या राजीव मेहरा की यादों में, उस व्यक्ति की कोई याद नहीं थी। ये व्यक्ति उसे क्यों पहचानता हुआ लग रहा था। आप माज मेहरा हैं? बूढ़े व्यक्ति ने आरव मेहरा को देखा और तुरंत सौहार्दपूर्वक मुस्कुराया। स्वागत है माज मेहरा। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं कैडिगर हूँ, ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस का मुख्य मूल्यांकन करता। नमस्कार। आरव मेहरा ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और सोचा कि वह इस व्यक्ति के बारे में क्या जानता है। उसने वास्तव में ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के मुख्य मूल्यांकन करता कैडिगर का नाम कई बार सुना था। उन्हें सेज टॉवर के थॉप के समान स्तर का व्यक्ति भी माना जा सकता है, क्योंकि वे भी एक उच्च जादूगर और एक महान कीमियागर थे। लेकिन ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के बाकी लोगों की तरह वे हमेशा कम महत्वपूर्ण रहे थे, इस हद तक कि बहुत से लोग थॉप को जानते थे लेकिन कैडिगर को नहीं। और ठीक है, मैंने बाहर किसी को ये कहते हुए सुना कि जादूगर मेहरा आज 2 पोशन की देखभाल करने आए थे। यह मूल रूप से मामला था, लेकिन मैंने अपनी योजना बदल दी। कैडिगर ने आश्चर्य से आरव मेहरा को देखा और फिर उसने मेज के दूसरी तरफ बैठे युवा कीमियागर को देखा, उनके भावों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए। क्या ये हो सकता है कि जादूगर मेहरा इस व्यक्ति से नाराज हो गया हो? यह अनुमान लगाते हुए कि शायद ऐसा ही हो, कैडिगर की अभिव्यक्ति युवा कीमियागर की ओर देखते ही भद्दी हो गई। यह कोई मामूली बात नहीं थी। पिछली बार स्पेक्ट्रम पोशन की एक बोतल ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस में पहुंचाई गई थी और यहां तक कि मास्टर विल्हेम भी इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं रुक पाए थे। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे कल्पनाशील पोशन था और इसमें इस्तेमाल की गई कुछ तकनीकें तो बिल्कुल अनसुनी थीं। मास्टर विल्हेम के 1000 सल्फ सिटी छोड़ने से पहले वे कैडिगर को याद दिलाते रहे कि उन्हें निश्चित रूप से उस कीमियागर को ढूंढना है जिसने इस पोशन को बनाया था। हालांकि ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस पिछले कुछ महीनों से आरव मेहरा के संपर्क में नहीं था, लेकिन ये गुप्त रूप से अनगिनत जांच कर रहा था। आखिरकार ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस को एक बेहतरीन ताकत, ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन प्राप्त था। इसकी जबरदस्त सूचना संग्रह क्षमताएं 1000 सल्फ सिटी की अन्य सेनाओं से कहीं ज्यादा थीं। ये कहा जा सकता है कि जब तक ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस चाहता था, 1000 सल्फ सिटी में होने वाली कोई भी चीज उनसे छिपी नहीं रह सकती थी। इसमें जाहिर है स्पेक्ट्रम पोशन के पीछे असली कीमियागर के बारे में जानकारी शामिल थी। स्वाभाविक रूप से जांच की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी और यह ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस द्वारा अपनी सेना के बड़े हिस्से को खोज में लगाने के साथ था, लोकेश मेहरा की ओर, गिल्डेड रोज की ओर, फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर और सभी संबंधित सुरागों की ओर। हर चीज की विस्तृत जांच की गई थी। अंततः वे एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे। वह स्पेक्ट्रम पोशन जिसे मास्टर विल्हेम से उच्च प्रशंसा मिली थी, संभवतः एक युवा कीमियागर द्वारा अपने 20वें दशक में मिश्रित किया गया था। उस युवा कीमियागर का नाम राजीव मेहरा था। कैडिगर को इस निष्कर्ष पर अपेक्षाकृत गर्व था। सेज टॉवर की तुलना में, जिसे 1000 सल्फ सिटी की नंबर 1 शक्ति के रूप में जाना जाता था, भले ही उन्हें दोनों को एक ही समय में स्पेक्ट्रम पोशन मिला हो, सोलोमन और उसके लोगों का अभी भी मानना था कि इस युवा जादूगर के पीछे एक रहस्यमय महान कीमियागर खड़ा था, जबकि ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस ने अपने जांचकर्ताओं द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर विश्वास करना चुना। ये सोचकर कैडिगर मुस्कुराया। आखिरकार जादूगर मेहरा बहुत लंबे समय तक सेज टॉवर की लाइब्रेरी में भी रहा था। उस दौरान सेज टॉवर के पास उससे संपर्क करने के कई मौके थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये अनगिनत मौके सेज टॉवर द्वारा गंवा दिए गए थे। कैडिगर ने सोचा कि सोलोमन को शायद अभी भी सिरदर्द हो रहा होगा, वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा कि उस युवा जादूगर के पीछे रहस्यमय कीमियागर से कैसे संपर्क किया जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति जो उसने अभी देखी थी, जब वह अपने रास्ते पर था तो क्या हुआ था? चिंता मत करो जादूगर मेहरा, हमारा ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस ईमानदारी से आपके साथ सहयोग करना चाहता है। अपना निर्णय लेने से पहले आप हमारे प्रस्ताव को सुनेंगे तो कैसा रहेगा? ठीक है, चलो इस बारे में बात करते हैं। कैडिगर जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की बात करना निश्चित रूप से उसके शब्दों का मतलब था, इसलिए आरव मेहरा उसे मना नहीं करेगा। इसके अलावा अगर युवा अल्केमिस्ट की बकवास बातें न होती तो आरव मेहरा ने ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस में दोनों पोशन बेच दिए होते। इस प्रकार कैडिगर के अनुरोध के कारण आरव मेहरा ने अवसर का लाभ उठाया। जब उसने उन दोनों के बीच चर्चा सुनी तो बेजान युवा अल्केमिस्ट ने कुछ कठिनाई से सांस ली। जब से कैडिगर रिसेप्शन रूम में आया था, तब से युवा अल्केमिस्ट को संदेह था कि वह सपना देख रहा है। अन्यथा इस स्थिति को कैसे समझाया जा सकता था? ये बहुत भयावह था। ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के मुख्य मूल्यांकनकर्ता कैडिगर वास्तव में एक 20 वर्षीय जादूगर का बहुत स्वागत कर रहे थे। हाँ, बहुत स्वागत। युवा कीमियागर ने ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस में 10 साल तक काम किया था और उसने कैडिगर को इतना विनम्र होते कभी नहीं देखा था। चाहे वह सेज टॉवर के सोलोमन का सामना कर रहा हो या ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मोंची का, कैडिगर कभी भी इतना विनम्र नहीं रहा था जितना आज था। ये युवा जादूगर कौन है?
इसके बारे में सोचते हुए युवा किमियागर फिर से घबराहट में निगलने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय उसका गला बहुत सूखा लग रहा था, जैसे कि अंदर कुछ फंस गया हो। आखिरकार उसका रवैया पहले भी अच्छा नहीं था और उसने जोर से कहा था कि दोनों औषधियां बेकार हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। एक तरफ वह वास्तव में बहुत व्यस्त था और उसके पास यहाँ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं था, और दूसरी तरफ उसे इस युवा जादूगर का रवैया पसंद नहीं आया, जिसने स्पष्ट रूप से दिखाया था कि वह बातचीत से असहज महसूस कर रहा था। इस प्रकार उन दो औषधियों का मूल्यांकन करते समय उसने काम में कंजूसी की। आमतौर पर इससे कुछ नहीं होता, लेकिन अब समस्या बहुत गंभीर थी। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ मुख्य मूल्यांकनकर्ता कैडिगर भी बहुत विनम्रता से पेश आ रहा था और उसने उसे बेवजह नाराज कर दिया था। उसे अब मरने का भी मन कर रहा था, ये देखते हुए कि कैडिगर दो औषधियों को कितना महत्व दे रहा था, यहाँ तक कि यह आश्वासन भी दे रहा था कि ब्लैक हॉर्न नीलामी घर ईमानदारी से सहयोग करना चाहता था। यह क्या है? कैडिगर के बारे में युवा किमियागर की समझ से वह इन शब्दों का अर्थ कैसे नहीं समझ सकता था। कैडिगर ने पहले ही तय कर लिया था कि वह ब्लैक हॉर्न नीलामी घर के कब्जे में दो औषधियां लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस एहसास के साथ युवा किमियागर पीला पड़ने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन सौभाग्य से न तो आरव मेहरा और न ही कैडिगर ने बगल में खड़े मौत के समान पीले रंग के एल्केमिस्ट पर कोई ध्यान दिया। जब आरव मेहरा ने अपना मन बदला तो कैडिगर को तुरंत खुशी हुई। उसने जल्दी से अपना प्रस्ताव समझाया। मेज मेहरा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने सुना है कि ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस हर 3 महीने में नीलामी आयोजित करता है? हाँ हाँ हाँ, आरव मेहरा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ब्लैक हॉर्न नीलामी पूरे राज्य के पूर्वी हिस्से में एक भव्य अवसर था और यही कारण था कि आरव मेहरा आज आए थे। तो जादूगर मेहरा, अगर आप तैयार हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ब्लैक हॉर्न नीलामी में अपने 2 पोषण लाने के लिए तैयार हैं जो कुछ घंटों में होने वाली है। आप क्या सोचते हैं? कैडिगर ने ब्लैक हॉर्न नीलामी के बारे में बहुत ज्यादा डींग नहीं मारी और यह भी नहीं बताया कि इस तरह की नीलामी से किस तरह के लाभ होंगे, क्योंकि उनका मानना था कि युवा जादूगर निश्चित रूप से इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि एक महान जादूगर भी ब्लैक हॉर्न नीलामी के मंच पर आसानी से नहीं चढ़ सकता था। आखिरकार ये राज्य के पूरे पूर्वी हिस्से का एक भव्य आयोजन था। उस मंच पर चढ़ पाना पूरे पूर्व की मान्यता प्राप्त करने जैसा था। यहाँ तक कि एक महान किमियागर भी इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। इस प्रकार कैडिगर ने अपने प्रस्ताव के बारे में विस्तार से नहीं बताया, केवल युवा जादूगर की प्रतिक्रिया देखने के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। यह उसने उम्मीद नहीं की थी कि शुरू में शांत रहने वाले आरव मेहरा के चेहरे पर अचानक से अजीबोगरीब भाव आ जाएगा। कैडिगर स्तब्ध रह गया और बहुत देर तक प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या उसके शब्द पर्याप्त स्पष्ट नहीं थे। वास्तव में कैडिगर की बात तो दूर, युवा किमियागर भी, जो पहले आरव मेहरा के साथ अपनी पिछली बातचीत के कारण अंदर से टूट चुका था, खुद को कोसने से नहीं रोक सका। तुम मजाक कर रहे हो? यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें राज्य के पूरे पूर्वी हिस्से की सबसे बड़ी शक्तियां शामिल होती हैं। कोई भी किमियागर उस मंच पर आने से उसकी सामाजिक स्थिति 100 गुना बढ़ जाएगी। भले ही तुम इस प्रस्ताव से प्रभावित न भी हो, लेकिन ये तुम्हें अजीब कैसे लग सकता है? मुझे बहुत खेद है। हाय मेज कैडिगर, मुझे लगता है कि मैं इन 2 औषधियों को ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस में नहीं छोड़ पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा के ये कहने के बाद रिसेप्शन रूम में सन्नाटा छा गया। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।